नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2027 में जिसके आने की संभावना है, उसको लेकर विशेष चर्चा करेंगे। तो यदि आप बिल्कुल ही नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी-अभी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की ओर मुड़े हैं, या अभी-अभी आपका एमए कंप्लीट हुआ है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की ओर आना चाह रहे हैं, या फिर आप पूर्व अभ्यर्थी हो जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे के बैठे हो और उसमें किसी कारणवश आपके अंतरिम सूची में चयन नहीं हुआ है, तो उन सब के लिए आज का ये सेशन काम का होने वाला है। क्योंकि जो पिछली भर्ती परीक्षा में कमियां रह गई थी, कुछ गलतियां हुई है, भले आप सामग्री के स्तर पर रही हो, या फिर फर्स्ट पेपर कमज़ोर रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अभ्यास के स्तर पर रही हो, तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो आने वाली भर्ती परीक्षा है उसमें कम से कम वो वापस गलतियां नहीं दोहराएं, जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो ये सेशन कितना लंबा हो सकता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास जब भी समय हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम की बात बीच में हो, पहले हो, उसके बाद में हो। ठीक है ना? तो आराम से समय निकालिए और ठीक से देखिए, ताकि आपका हो सकता है कि इन जो शंकाएं हों, जो बिंदु आप सोच रहे होंगे, वो आज सारे के सारे ठीक हो जाए। तो आज हम जिन बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करेंगे, उसमें पहला यही है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा स्कूल व्याख्याता किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कई शंकाएं अभ्यर्थियों के हैं। दूसरा है कि क्या कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये भी है। एक है टाइम टेबल को लेकर कि हमें कितना टाइम किस पेपर को देना चाहिए या किस तरह से निर्धारित करना चाहिए। चौथा है पाठ्यक्रम और कौन कौन सी पुस्तक सूची होनी चाहिए हमारे पास, जिससे हमें पढ़कर कम से कम कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाए और हम चयन के जितना हो सके या हमारी अप्रोच जितनी हो सके अच्छी हो सके। उसके अलावा अभ्यास के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं, और कुछ और ऐसी ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिसे भर्ती परीक्षा तक ध्यान में रखें और हम कम से कम उस मार्ग से भटके नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि स्कूल व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक, ये शंका बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में रह रही है। तो मैं आपको पहले यही कहूँगा कि हर अभ्यर्थी की अपनी क्षमता है। केवल ये सोचकर कि नहीं, स्कूल व्याख्याता बहुत बड़ा पद है और आने वाले समय में जो अगले साल है कि बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, इस वजह से ही स्कूल व्याख्याता की तैयारी की जाए, ऐसा सोच के तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, इन दोनों में जो अंतर पैदा कर रहा है और आजकल का जो पैटर्न चल रहा है, आप सब जानते होंगे कि दोनों प्रश्न पत्रों में, जो हिंदी का हो या पहला प्रश्न पत्र हो, अब दोनों में जो अंतर पैदा करता है वो सीधी सी बात है, वो फर्स्ट पेपर है। कि जिस अभ्यर्थी ने फर्स्ट पेपर क्लियर कर दिया है, उस अभ्यर्थी का चयन की ओर, मतलब आप कह सकते हो बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है कि संभावना है कि चयन हो जाए। तो आपको भी ये निर्धारण करना है कि भाई इन दोनों में से किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको सबसे पहले दोनों प्रश्न पत्रों का, ये दोनों भर्ती परीक्षाओं के पहले पेपर को देखना चाहिए। अब स्कूल व्याख्याता की ओर आप बढ़ रहे हो, सेकंड ग्रेड का पेपर आपका ठीक नहीं हुआ होगा, या फिर आप जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही कर रहे थे और उसमें से भी आप सब जानते हैं कि फर्स्ट पेपर ही आपका लगभग कमज़ोर रहा होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो अभी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की ओर मुड़ना चाह रहे हैं, तो आपको एक बार फर्स्ट पेपर ज़रूर देखना चाहिए, पाठ्यक्रम देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे टॉपिक होंगे, कई ऐसे विषय होंगे जो शायद आपने कई वर्षों पहले पढ़े होंगे, जिसमें से मैं आपको कहूँगा कि जैसे गणित है, जैसे आप विज्ञान है, या फिर आप अंग्रेजी को ले सकते हो। क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके इन तीन जो आप विषय कह रहे हो उसमें परेशानी आएगी ही आएगी और आती ही है हमेशा से। तो यदि मैं कह रहा हूँ कि आपने मानस बना लिया है फर्स्ट ग्रेड की ओर जाने का, तो आप इन तीनों टॉपिक को, बाकी सब तो ठीक कर ही लोगे और हो ही जाता है, इन तीन विषयों को भी आपको ठीक से करने का प्रयास करना है और अपनी क्षमता को पहचानना है
अगर आप इनको जब भी पढ़ने का प्रयास करते हो और बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, हर विषय को अच्छा पढ़कर अच्छा किया जा सकता है, पर हम बिल्कुल ही पढ़ ही नहीं रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं, और हम पहले से ही ये सोच रहे हैं कि ये पेपर तो बड़े हार्ड होंगे और इनसे प्रश्न जो आएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते ही हैं कि ये जो भाग है इनको बिल्कुल ही नहीं देखते, और परीक्षा में पेपर भी आता है तो इनको इन प्रश्नों को बिल्कुल ही छोड़ते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को या तो अपने जो बाकी जो विषय है उनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा ताकि इनके नंबर वो रिकवर कर सके, क्योंकि जैसे ही आप इन तीनों विषयों को अटेंड ही नहीं करोगे तो आपने अपने प्रश्न पत्र के प्रश्नों की संख्या वैसे ही कम कर दी, और उसमें से आपको 30 प्रश्न सही करना होता है। तो इसलिए मैं अभी भी कहूँगा कि इन दोनों में से अगर आपको चयन करना है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कौन सी तैयारी की जाए, तो उनमें से सबसे अधिक यही होगा कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पर आपसे अगर मेहनत होती है, इसको लेकर आप ठीक से पढ़ पाते हो, तो ही आपको इस ओर जाना चाहिए। अन्यथा फिर वही होगा कि जब आप पेपर देकर बाहर आओगे तो 30 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं और फर्स्ट पेपर के कारण हो सकता है कि आपका चयन नहीं हो। इसीलिए स्कूल व्याख्याता की ओर बढ़ो तो आप आराम से पहले फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है उसको देखिए, उसके सिलेबस को देखिए, और अगर यूट्यूब पे भी कई ऐसे वीडियोज़ पड़े हो, उन वीडियोज़ को भी देखिए कि हमारे समझ में कितना आ पा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी गणित समझ में आ जाए या पूरा का पूरा विज्ञान का कॉन्सेप्ट आपके बैठ जाए, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी अप्रोच कहाँ तक पहुँच पाती है, हम कितने प्रश्नों को सही कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए। तो हो सकता है कि गणित के जो 10 सवाल, 11-12 सवाल जितने भी आते हैं रीजनिंग के मिलाकर, हम उनमें से 5 प्रश्न ही सही कर पाएँ, 4 ही कर पाएँ, ठीक है ना। बिल्कुल ही छोड़ने से अच्छा तो कम से कम यही होगा कि हम कम से कम उसको एक बार पढ़ें और देखें कि हम उनको कितने प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, अंत में जब 1 या 2 प्रश्न से रह रहे हैं ना, तो कोशिश इस बार ये होनी चाहिए कि इनको ढंग से पढ़ के जाएं और जितना हो सके इनको ठीक से करना है। तो इन दोनों में से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको स्कूल व्याख्याता की ओर ही जाना चाहिए क्योंकि अच्छी भर्ती आ रही है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको ये निर्धारित करना है कि आपका कौन सा भाग कमज़ोर है या आपकी जो है क्षमता किस में है, ठीक है ना। आप कौन से पेपर को अच्छा पढ़ पा रहे हो। अगर फर्स्ट ग्रेड के इन भागों को ठीक से पढ़ पाओ या सेकंड ग्रेड में जो जीके का पोर्शन है उसको ठीक कर पाओ, तो ही आपको निर्धारित करके आपको एक जो है ना निर्णय लेना चाहिए। अगर आपके जीके बहुत अच्छा है और आपको इन विषयों में परेशानी आती है तो जाहिर सी बात है, भले आपके सेकंड ग्रेड इस बार कैसा रहा होगा, तो आपको सेकंड ग्रेड की ओर ही जाना चाहिए, ठीक है ना। और आपको लगता है कि नहीं, मैं इन विषयों को बहुत अच्छा कर सकता हूँ या फिर कम से कम मैं 50% तक पहुँचने का प्रयास कर सकता हूँ, तो आपको इस ओर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से निर्धारित करके आप अपने एक दिमाग में मानस बना लीजिए अपने अभी से ही, और फिर अभी से ही जुट जाइए, क्योंकि ये ऊहापोह वाली स्थिति लंबी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि समय आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि काश मैं फर्स्ट ग्रेड की करता या सेकंड ग्रेड में भी रह जाता। तो ये सब चीज़ें आपको अभी से निर्धारित करनी होगी, और निर्धारण का मैंने पहले ही कहा है कि तरीका है दोनों में से फर्स्ट पेपर। हिंदी में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये मानता हूँ, लेकिन दिक्कत अगर किसी में आएगी तो फर्स्ट पेपर में, और फर्स्ट पेपर में भी इन तीनों विषयों को लेकर थोड़ी अधिक आने की संभावना है। तो इनमें से जितना हो सके अगर आप प्रश्नों को अटेंड कर पाओ, विषय वस्तु को ठीक से पढ़ पाओ, तो स्कूल व्याख्याता की ओर बढ़िए। और लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, एक बार को आप वरिष्ठ अध्यापक की अच्छे से तैयारी कीजिए, और एक बार चयन हो जाए सेकंड ग्रेड में, उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई फर्स्ट ग्रेड ही करनी है, तब आराम से अच्छे से मेहनत की जा सकती है, ठीक है ना। तो पहला ये था कि भाई दोनों में से क्या निर्धारित किया जाना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसको भी मैंने 2 भागों में बांट दिया है कि आप बिल्कुल ही नए अभ्यर्थी हो या फिर पुराने अभ्यर्थी हो जो कोचिंग करके बैठे हो। अब इसमें फर्स्ट ग्रेड को विशेष रूप से देखेंगे कि अभी अभी आप नए अभ्यर्थी जुड़े हो, फर्स्ट ग्रेड की ओर बढ़े हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बिल्कुल ही एक बार आपको कोचिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप किताबों से नहीं पढ़ सकते, किताबों से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन होगा ये है कि किताबों में फिर आपके पास
ज़्यादा किताबें भी नहीं हो पाएगी, 1 से 2 किताबें होंगी और उन 1-2 किताबों से कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल ही नए अभ्यर्थी हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी टीचर से जो आपको अच्छे लगे, जिनकी आपको शैली पसंद आए, उन टीचर का आपको जो है ना एक प्रॉपर कोर्स ले लेना चाहिए। बाकी इधर-उधर से यूट्यूब से या फिर 1-2 क्लास से देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, तो आराम से आप प्रॉपर उनका कोर्स लीजिए और अपने हाथ से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, अगर आप बिल्कुल ही नए अभ्यर्थी हैं तो। तो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में से अगर चुनना हो, तो पहली बात तो अगर आपके पास ऑफ़लाइन का ऑप्शन आए, तो ऑफ़लाइन की ओर जाना चाहिए और ऑप्शन नहीं हो, तब जाकर ऑनलाइन की ओर बढ़ना चाहिए। क्यों ऐसा हो? क्योंकि हमारा मन जो है ना, वो हमारे वश में नहीं है। जब ऑफ़लाइन होगा तो हम ज़बरदस्ती कोचिंग जाएँगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोचिंग में नहीं गए तो हमारा उस दिन का जो भी पढ़ाया हुआ वो सब चला जाएगा या चूकेगा। लेकिन ऑनलाइन में तो आप पता है कि भाई वीडियोज़ हमारे जो है एप्लीकेशन में आ जाएँगे, अभी नहीं देखेंगे तो घंटे भर बाद देखेंगे, कल देख लेंगे। ये दशा आपके साथ संभावना है कि हो सकती है और इसी दशा के कारण हो सकता है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाए। तो इन दोनों में से अगर आपके पास ऑफ़लाइन का ऑप्शन है तो पहले ऑफ़लाइन को ही चुनिए और उसके बाद आपको ऑनलाइन की ओर जाना चाहिए। अब दूसरा रहा कि पूर्व अभ्यर्थी जो या तो कोचिंग करके बैठे हैं, ठीक है ना, और जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का पिछला पेपर दिया है या सेकंड ग्रेड का जो से आपने कोचिंग की है और सेकंड ग्रेड का भी पेपर दिया है, उनके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको तो ये तलाश करनी है कि आपके पिछली भर्ती परीक्षा में कहाँ-कहाँ गड़बड़ हुई, मूल्यांकन करना है, ठीक है ना? ये जितनी भी ऐसे चेक बॉक्स होंगे, आपको उन सब को देखना है कि आप कितनों पर राइट जो है ना हो सकते हो। तो पहले तो ये देखना है कि आपने जो ये 2025 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, क्या उसका ढंग से बैठकर मूल्यांकन किया? किस विषय में आप कमज़ोर रहे? क्या पेपर से या आपके इस सिलेक्शन से बाहर होने के क्या-क्या कारण रहे? अगर नहीं किया है तो ज़रूर बैठ के करना चाहिए। तो आप आराम से इसका मूल्यांकन कीजिए। क्या ये कारण रहा था कि फर्स्ट पेपर में आपके 40% से कम मार्क आए? अब आपके अगर फर्स्ट पेपर की वजह से आप बाहर रह रहे हो, और क्योंकि मैंने अभी अभ्यर्थी देखे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, कि उनकी कमज़ोरी है फर्स्ट पेपर या फर्स्ट पेपर के कारण बाहर हुए हैं और हिंदी में उसके 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं दोनों भर्ती परीक्षाओं में, और वो वापस जो है ना हिंदी की तैयारी या हिंदी की कोचिंग में लग गए। तो ऐसे फिर आप 10 महीने तैयारी में लगोगे, वापस हिंदी की जो पढ़ा है वही पढ़ोगे और जब भर्ती परीक्षा आएगी तो फर्स्ट पेपर में फिर कमज़ोर रहोगे और बाहर हो जाओगे। तो जो कमज़ोरी रही है, मैंने कहा ना, युद्ध कहाँ आ रहे हैं हम, उस पर ध्यान देना है। अगर युद्ध हम बंदूकों की कमी के कारण हारे हैं तो घर आके तलवारें थोड़ी धार लगानी है। हाँ, तलवारों को धार लगाइए, लेकिन बंदूकों की कमी के कारण हुआ है तो बंदूकें लेकर आनी चाहिए। तो हमारे भी अगर फर्स्ट पेपर में कमजोरी रही है तो हमें फर्स्ट पेपर की जरूर कोचिंग कर सकते हो या फर्स्ट पेपर पर विशेष रूप से ध्यान दे सकते हो, बल्कि उसकी तुलना में आप ये कर रहे हो कि नहीं, वापस हिंदी की कोचिंग शुरू कर रहे हो और हिंदी में वही भीड़ भाड़ में आ रहे हो, जा रहे हो। तो ऐसे अभ्यर्थी फिर मैंने कहा ना उसी स्तर पे आ जाएंगे जिस स्तर पर पिछली भर्ती परीक्षा में रहे हैं। तो आपका जो कमजोर पक्ष रहा है उसी पर ही विशेष मेहनत करनी है। तो मैं अभी कहूँगा कि अगर आपके फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में हिंदी में जो ये दोनों पेपर हुए हैं और हिंदी में अगर 100 के आसपास या 100 से ऊपर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि आपको हिंदी में कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हिंदी में आपको सामग्री अपडेट करने की ज़रूरत हो सकती है, कुछ और अलग से जो विशेष प्रश्न आए थे उन प्रश्नों पर मेहनत करने की ज़रूरत है, हो सकती है, लेकिन आप वही वापस घूम फिर के हिंदी की कोचिंग कर रहे हो तो ठीक नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, बाकी तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको अगर 40% की क्राइटेरिया के कारण आप बाहर हुए हो तो आप इस पर मेहनत कीजिए, बल्कि आप वापस हिंदी की कोचिंग करो, ठीक है ना। तो जो कमज़ोर पक्ष रहा था फर्स्ट पेपर में, भली मैंने कहा ना पीछे गणित में रहा हो, विज्ञान में रहा हो या फिर अंग्रेजी में रहा हो, जो ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, तो आराम से अभी उसको लेकर मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और हिंदी भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा अपने स्तर पर पढ़ते जाइए। हाँ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हुआ है तो आराम से आप संदर्भ पुस्तकों को लीजिए और उसको पढ़ते जाइए, न कि आप बिल्कुल ही वापस हिंदी की कोचिंग 10 महीने वापस जाओगे, ये करोगे तो यही दशा आपके साथ वापस होनी है कि ये 40% वाला जो है ना आपके फिर से कहीं न कहीं अटकेगा।
इसीलिए जो नया अभ्यर्थी है, जिसके बिल्कुल भी साहित्य इतिहास नहीं पता है या कॉन्सेप्ट नहीं बैठा है, वो उसको कोचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको कोचिंग करनी ही चाहिए, ठीक है ना। जिससे आपको सामान्य साहित्य हो, व्याकरण हो, उसकी समझ हो जाए, और साथ में थोड़ी थोड़ी पुस्तकें रखो और उन पुस्तकों से अपने अनुसार नोट्स भी साथ में बनाते जाने चाहिए, ठीक है ना। तो पूर्व विद्यार्थियों के लिए या वही कहूँगा, अब कुछ विद्यार्थी है अभ्यर्थी होंगे जो सेकंड ग्रेड से व्याख्याता की ओर बढ़े हैं और सेकंड ग्रेड का आपने जो है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कर रखा होगा या कोचिंग कर रखी होगी, तो उनको भी यही कहूँगा कि तो फिर वापस हिंदी की तो कम से कम फर्स्ट ग्रेड की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेस तो वैसे ही ठीक होगा। और जो टॉपिक नए जुड़े हैं उन टॉपिक को आप भली पुस्तकों से पढ़िए या फिर आराम से या उतना ही पोर्शन पढ़िए जो आपके फर्स्ट ग्रेड में कुछ नया हो, न कि पूरा का पूरा वापस कोर्स करने की आवश्यकता है। तो अभी से आप ध्यान रख लीजिए, पूर्व विद्यार्थी हैं, आप अपनी कमजोरियों की तलाश कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, और आपको लग रहा है कि मेरा ये भाग कमज़ोर रहा था पिछली बार, ये प्रश्न मेरे ठीक नहीं हो पाए, और उसमें बहुत सारा कारण हो सकता है कि आपके पास सामग्री हो और अभ्यास के कारण हुआ हो, तो हमें उसको लेकर जो है ना उसको मजबूत करने का प्रयास करना है, न कि वापस भीड़ चल रही है कोचिंग की, हज़ार स्टूडेंट वहाँ बैठे और हम भी उसी लाइन में पीछे बैठे हुए हैं। इसका मतलब हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है या फिर सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया है, ठीक है ना। तो उस पर काम कीजिए, जो पिछली भर्ती परीक्षा में हमने जो गलतियाँ की है और उसको वापस नहीं दोहराएं, और उसको अगर इस बार अच्छे से कर लिया जाए तो शायद अगली बार जो है ना आपका 2 गुना में तो छोड़ो, अंतिम सूची में आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन, आपका रोल नंबर दिखाई पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, नए अभ्यर्थी है तो बिल्कुल ही आपको कोचिंग करनी चाहिए, और पूर्व अभ्यर्थी है जो पहले से कोचिंग करके बैठे हैं तो उनको कम से कम हिंदी के अगर आपके 100 से ऊपर प्रश्न सही हो रहे हैं, हाँ इससे कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं थे और तब आप वापस कोचिंग की ओर मुड़ सकते हो। लेकिन 100 के आसपास या 100 से ऊपर प्रश्न सही हो रहे हैं तो मैं अभी कहूँगा कि आपको हिंदी में कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप फर्स्ट पेपर पर ठीक से मेहनत कीजिए, और फर्स्ट मैंने कहा ना बाहर रहने का कारण भी फर्स्ट पेपर ही है, तो आप उसको लेकर ये किया जा सकता है। अब एक टाइम टेबल को लेकर भी है कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए। अब उसके लिए ये होगा कि आपके पास कितना समय है, क्या आप कहीं से कहीं जॉब करते हैं और जॉब के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर नहीं आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ही घर बैठे हैं। तो आपको निर्धारित करना है कि आपकी दिनचर्या में पढ़ने योग्य कितना समय निकाल पा रहे हो, कि सुबह आपके पास इतना घंटे हैं और शाम को आपके पास इतने घंटे रहते हैं। तो दोनों प्रश्न पत्र होते हैं फर्स्ट और सेकंड, और उसको लेकर मैं कहूँगा कि आप उसका रेशियो इस प्रकार से तय कीजिए कि जितने भी आपके घंटे आपको मिल रहे हैं उसमें से 60% जो है आपको फर्स्ट पेपर की ओर देना चाहिए और 40% सेकंड पेपर की ओर देना चाहिए। मैंने कहा ना, ये दुर्भाग्य की बात ही है कि जिस पेपर या जिस भर्ती परीक्षा या जिस विषय की हम तैयारी कर रहे हैं उस विषय को कम पढ़ने की सलाह जो है दी जा रही है, क्योंकि जैसा आजकल पैटर्न आ रहा है, मैं ये कहूँगा कि हमें अपना सिलेक्शन करवाना है, और सिलेक्शन के लिए जो जो आवश्यकताएं होंगी हम उन पर खरा उतरेंगे या उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट पेपर ही आजकल सिलेक्शन में अटक रहा है, तो हमें अपना अधिक समय किसको देना चाहिए, फर्स्ट पेपर को ही देना चाहिए। तो आप कैसे भी एक टाइम टेबल बना सकते हो कि भले आप सुबह, आपके पास जितने भी घंटे रह रहे हैं, ज़्यादा घंटे कहाँ होते हैं, अगर सुबह आपके पास ज़्यादा घंटे पढ़ने में हैं तो आप सुबह फर्स्ट पेपर पढ़ लीजिए और शाम को हिंदी कर लीजिए, या फिर सुबह हिंदी कर लीजिए और शाम को फर्स्ट पेपर की तैयारी कर लीजिए। जैसा भी हो, अभी से आपको एक निर्धारित टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक निर्धारित टाइम टेबल नहीं होगा, और टाइम टेबल में भी आपको विषय लिख लेने चाहिए कि भाई सुबह 1 घंटे इस विषय की तैयारी होगी, फिर इतिहास की होगी, फिर भूगोल की होगी, फिर गणित की होगी, ये सब भी आपके कम से कम उसमें मेंशन होने चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि रैंडमली आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उठाओगे और उसको पढ़ने का प्रयास करोगे तो एक तैयारी को एक दिशा नहीं मिल पाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना कोर्स हो पाया है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि पाठ्यक्रम में अंक भार को देखिए कि कौन सा विषय, ठीक है ना, उसके ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उन विषयों को पहले रखिए, और जिसका अंक भार कम है उनको वापस थोड़ा कम रखिए, उसका कम समय दीजिए। और कोई भी टॉपिक पढ़ो,
भले फर्स्ट पेपर का हो या हिंदी का हो, जब भी टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद आपको अभ्यास के लिए जो भी पुराने PYQ हो वो ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद जैसे ही आप अभ्यास करोगे तो आपको एक मोटा मोटी तौर पर एक कम से कम अनुमान लग जाएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वो सामग्री ठीक है या जैसा आप पढ़ रहे हो वैसे प्रश्न आए हुए भी हैं। तो ज़रूर जब भी टॉपिक पूर्ण हो उस टॉपिक के PYQ एक बार ज़रूर मिलाने चाहिए। और हो सकता है कुछ PYQ में कुछ ऐसे प्रश्न हो जो आपने पहली बार सुने हो, जो आपकी सामग्री में नहीं हो, तो कम से कम उस सामग्री में उस प्रश्न के अंदर लिखी गई विषय वस्तु को भी साथ साथ में ऐड करते जाएं। तो टाइम टेबल कुछ इस प्रकार का हो कि पहले आप बैठकर सोचिए कि आपके पास कितने घंटे हैं, ठीक है ना, और सारे काम को निकाल दीजिए, जो भी आप काम है उन सब कामों को कराने के बाद आपके पास कितना घंटे बचते हैं ना, उन घंटों के हिसाब से उसको वापस 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और उसमें से 2 भागों में भी आप 60% रखिए फर्स्ट पेपर के लिए और 40% रखिए सेकंड पेपर हिंदी के लिए, और उसको भी साथ साथ में पढ़ते जाना है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है कि आप अभी से पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर में ही लगे हुए हो और हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि इस बार ऐसी गलतियां बच्चों में भी हुई है कि फर्स्ट पेपर पर ज़्यादा जोर दिया तो हिंदी में कम रह गए प्रश्न, ठीक है ना। हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है। हाँ, फर्स्ट पेपर को ज़्यादा पढ़ना है और सेकंड पेपर को उसकी तुलना में थोड़ा कम पढ़ने का प्रयास करना है। जो काम की चीज़ें हैं उनको थोड़ा विशेष रूप से देखने का प्रयास करना है। और जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब भी ज़रूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं का कोई पता नहीं चलता, साल भर में हो, 1.5 साल है, 2 साल लगाए। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आजीविका ही उन्हीं के जॉब पर निर्भर है या उनका घर उन्हीं के जॉब पर चल रहा है, तो जॉब भी आवश्यक हो जाती है और नहीं छोड़ी जा सकती। तो ऐसे अभ्यर्थियों को थोड़ा मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जॉब करने के बाद थक भी जाते हैं तो आप अपने हिसाब से फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे कहने से वो दिनचर्या काम नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि दिन में सुबह 2 घंटे निकालिए, हो सकता है आपके पास सुबह टाइम ही नहीं हो, या शाम को तो शाम को टाइम नहीं हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी जॉब कर रहा है उसके पास कितने घंटे बच रहे हैं, और उन घंटों में भी मैंने कहा ना मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा कि आपको तैयारी करनी है और अगली भर्ती परीक्षा में कम से कम उस जॉब में नहीं रहना है, बल्कि उस अपना सिलेक्शन करवा के मुझे टीचर बनना है, ठीक है ना। तो ये मानसिकता रहे और वो भी भर्ती परीक्षा तक रहे, अपने अंदर इस प्रकार का जुनून रहेगा, तब जाकर आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अपने अनुसार एक टाइम जो भी आपका बचता है ना इस जॉब के बाद, उन टाइम को निकालिए और उसके बाद आप वापस 60-40 का जो भी आप रेशियो कीजिए और तैयारी करनी शुरू कीजिए, ठीक है ना। और बिल्कुल जो घर पे बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको तो आराम से अपना जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम का निर्धारण कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से एक टाइम टेबल बनाओगे और जो विषय मैंने पहले कहा कि जिसमें अंकभार ज़्यादा हो उनको अधिक पढ़ें, जिसमें अंकभार कम हो उसको कम ध्यान देना है, उसको बाद में भी रिवीजन से जो है ना काम चलाया जा सकता है। अब है पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री फर्स्ट ग्रेड में। अब जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके लिए 3 प्रश्न आपके सामने हैं कि पिछली भर्ती परीक्षा में पाठ्य सामग्री से प्रश्न आए, क्या पाठ्य सामग्री अपडेट करने की आवश्यकता है, या सामग्री की कमी रही या अभ्यास की। ये पुराने अभ्यर्थियों के लिए है, नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए अभी पाठ्य सामग्री होगी, उनको उस हिसाब से पढ़ते जाना है। लेकिन जो पेपर दे चुके हैं उनको खुद से ये 3 प्रश्न जरूर करने चाहिए कि क्या आप जो पढ़ रहे हो मैटर, ठीक है ना, आपके पास जो भी रहा होगा, भले आपने कहीं से कोचिंग की थी, आपने कुछ किताबें पढ़ी है, आप उनको वापस टटोलें और देखें कि क्या आपके उस पाठ्य सामग्री से ही प्रश्न आए हैं या नहीं आए। अगर प्रश्न आए हैं तो पाठ्य सामग्री सही थी, ठीक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि फिर हमारी ही कुछ गलतियां रही होगी, इस वजह से हमारा चयन नहीं हुआ होगा। और पाठ्य सामग्री में प्रश्न ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको उस पाठ्य सामग्री को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, यदि प्रश्न आ भी गए हैं तो भी थोड़ा थोड़ा अपडेट तो करते ही रहना ही चाहिए, क्योंकि हर भर्ती में एक जैसा पैटर्न तो रहेगा नहीं। अब आने वाली भर्ती होगी उसमें कुछ प्रश्न और विशिष्ट प्रकार के देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अपडेट तो वैसे ही मांगेंगे। इसलिए आपको कहेंगे कि भाई हाँ, क्या सामग्री अपडेट करने की आवश्यकता है? बिल्कुल है। थोड़ी थोड़ी आपको उसमें अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट की समझ बढ़ाते रहिए और
परीक्षा में प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ा थोड़ा आपको मैंने कहा ना अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा प्रश्न है कि सामग्री की कमी थी या अभ्यास की, आप अपने आप से कीजिए कि नहीं सामग्री मेरी ठीक ठाक थी, बस मैं ही ठीक से नहीं पढ़ पाया हूँ, तो फिर आप अभ्यास पर थोड़ा जोर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आप ही को निर्धारण करना है कि कौन कौन से क्या हो सकता है। चलिए तब हम बात करते हैं आगे कि कौन कौन सी पाठ्य सामग्री होंगी, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें 2025 में जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो पेपर आया था उसका भी निर्धारण कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि किस भाग से कितने प्रश्न आए थे, क्योंकि इससे एक मोटा मोटी तौर पर आइडिया हो जाएगा कि हमें किस भाग पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप देखोगे कि पूरा सिलेबस 4 खंडों में विभाजित है। खंड 1 से 50 सवाल आए थे, खंड 2 से भी 50 सवाल आए, खंड 3 से 40 प्रश्न आए और खंड 4 से आपके 10 प्रश्न इस 2025 वाली भर्ती परीक्षा में देखने को मिले। खंड 1 में हिंदी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण से 50 प्रश्न आए। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास खंड 2 में, इन दो में ये 2 भाग हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास और शब्द शक्ति अलंकार छंद काव्य गुण और गुण दोष और रस, इसमें से आपके 18 प्रश्न हैं। रचनाओं के 25 होंगे और ये और काव्यशास्त्र के और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के मिलाकर इसमें 10 सवाल थे। हिंदी भाषा और लिपि के हमेशा 5 प्रश्न आए हैं और ये जो है ना साहित्य शास्त्र और ICT के 10 प्रश्न इस पेपर में देखने को मिले। अब आप देखोगे कि हिंदी व्याकरण के सबसे अधिक प्रश्न आपको इस पेपर में मिल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में। ये संभव है कि पहली बार हुआ, क्योंककि जैसे ही 2025 में पाठ्यक्रम बदला और ये संभावना थी ही, क्योंकि व्याकरण के टॉपिकों को बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया था, तो संभावना थी कि इसमें 50 प्रश्न के आसपास आने का था, तो 50 प्रश्न के आसपास आए। तो आपको भी इस तरह से ही तैयारी करनी है कि सबसे अधिक मेहनत हो तो किस पर हो, हिंदी व्याकरण पे हो, हिंदी व्याकरण के कॉन्सेप्ट को ठीक से किया जाए। आगे हम इसको लेकर चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पहले जो है ना स्कूल व्याख्याता में हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर बहुत अधिक जोर दिया जाता था और आज भी हो रहा है कि जब भी आप कोचिंग करोगे तो कम से कम 10 महीने के आसपास आपको हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ाया जाएगा, जिसमें 30 या 32 प्रश्न आएंगे, कम नहीं है, ठीक ठाक प्रश्न है। और ऐसा नहीं कि 10 महीने लग भी जाते हैं अगर आप ठीक से हिंदी साहित्य का इतिहास करो तो भी, लेकिन ये इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। अगर आपकी सामान्य समझ भी हो ना तो इन 32 में से कम 20-22 प्रश्न आप वैसे ही ठीक कर सकते हो। 2 से 3 प्रश्न कथनों के आते हैं। अब वो कथन अगर ऐसे कथन हो जो प्रसिद्ध हो और आपके पहले सुने हुए हो तो ठीक किया जा सकता है, और नहीं हो तो ज़बरदस्ती उसमें घुसने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़बरदस्ती अटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो किसी को भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप प्रयास करना हिंदी साहित्य के इतिहास को जो फर्स्ट ग्रेड में है, अगर आपके पिछले नोट्स बने हुए थे तो आप उस नोट्स को ही लेकर चलें ताकि आपका काम हो जाए। और यहाँ जहाँ जिस भाग से जितने प्रश्न आने की संभावना हो रही है और जिन भागों को मजबूत किया जा सकता है, हमें उसी आधार पर अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, और व्याकरण में सवाल आते हैं 50 के आसपास, ठीक है ना, जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए। अब जो अभ्यर्थी कोचिंग वगैरह करके बैठे हैं या फिर 2025 का पेपर दे चुके हैं, उनको मैंने कहा कि अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। उनको अभी देखना होगा कि हिंदी व्याकरण में जो 50 प्रश्न थे उसमें से आप कितने सही कर पाए, और उसी आधार पर हमें कहाँ कहाँ किस टॉपिक को अपडेट करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो बिल्कुल ही नए अभ्यर्थी होंगे, मैंने कहा कि आप किसी टीचर से ज़रूर एक बार व्याकरण पढ़िए, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहूँगा कहाँ से पढ़नी है, जिनकी भी शैली आपको अच्छी लगे उनसे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। और मैंने पहले ही कहा कि आपको अगर कोचिंग करनी है तो ऐसे शिक्षक को चुनना चाहिए जिनका, जैसे अब इस बार व्याकरण के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, रचनाओं के प्रश्न अधिक आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि काव्यशास्त्र के प्रश्न अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसे कोई शिक्षक हो जो इन तीनों भागों को बहुत अच्छे से समझा सके, या फिर उनके पास अलग अलग टीचर हो जो ये टॉपिक पढ़ाते हो, वहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। नहीं तो आप हो सकता है कि आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जिनका साहित्य इतिहास बहुत अच्छा हो, लेकिन इन भागों में वो थोड़े कम रह रहे हो, तो उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही लगे हुए होंगे, लेकिन आपके ज़रूर नुकसान हो सकता है और आपको अपने स्तर पर तैयारी करने की थोड़ी ज़रूरत हो सकती है। खैर, फिर भी मैं यही कहूँगा
कि भले ही आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो या की हुई हो, तो भी आपको दूसरों से भिन्न रहना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपनी सोच में, अपने नोट्स में थोड़ा-सा आपको अपडेट रहना पड़ेगा दूसरों की तुलना में, नहीं तो आप उतना ही पढ़ पाओगे जितना या तो उन शिक्षक ने लिखाया है, ठीक है ना। और उनमें से प्रश्न आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप जो है ना, हो सकता है आपसे प्रश्न सही हो भी नहीं पाए। इसलिए मैं हमेशा हिंदी व्याकरण को 2 भागों में बाँटता हूँ, जिनमें से ये पहला भाग है और इस पहले भाग में सारे के सारे जो भी टॉपिक है, सारे कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है ना। इसमें उदाहरण कहीं से भी कैसा भी आ सकता है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है ना, हमने ठीक से पढ़ा हुआ है, तो इनमें से प्रश्न गलत होने की संभावनाएं आपके बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। और ये जो दूसरा भाग है जिसमें शब्द विचार अधिक है, जैसे तत्सम, तद्भव, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीज़ें हैं, अब इनकी कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। तो हो सकता है कि इन भागों में थोड़ा आपके कमज़ोर रह जाए, ये उसमें से भी ये 3 कम से कम टॉपिक थोड़ा सा प्रश्न कम सही हो, लेकिन इनमें आपके कम से कम गलतियां नहीं होनी चाहिए जो ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न आपके आ रहे हैं। अब उसको लेकर आप ध्यान दोगे कि मैंने आप पिछली बार जो जब अभ्यर्थी जुड़े हो उनको भी कहा था और इस बार भी यही कहूँगा कि आपके पास कम से कम, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण की ये 3 पुस्तकें होनी ही चाहिए, जिसमें हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की, आधुनिक हिंदी व्याकरण जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की, और हिंदी शब्दार्थ और प्रयोग डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक आपके पास होनी ही चाहिए। अब कई अभ्यर्थी कहते हैं कि नहीं, एक पुस्तक बताइए। देखो, आप परीक्षा में पेपर उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि प्रश्न इन पुस्तकों से आ रहे हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमें सिलेक्शन करवाना है। कामता प्रसाद गुरु या हरदेव बहारी मेरे कोई चाचा तो लगते नहीं हैं कि मैं इन्हीं की पुस्तक को आपको कहूँ कि भाई इनको पढ़िए। हमें पुस्तक जो पढ़ रहे हैं उसमें से प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको देखना है। तो आप कोई सी भी गाइड पढ़ रहे हो, कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो, आप पेपर दे के आए हो, उस पेपर के प्रश्नों को अपनी किताब के साथ मिलाकर देखिए। यदि उसमें से प्रश्न आ रहे हैं तो पढ़िए, कोई ज़रूर नहीं कि यही किताबें पढ़नी है, लेकिन जो आपके पास किताब है उस किताब से प्रश्न नहीं आए तो फिर क्या करना पड़ेगा। हमारे पास एक ही तो ऑप्शन है कि किताबें आपको अपडेट करनी पड़ेगी, दूसरी किताब पढ़नी पड़ेगी। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, जो अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो पेपर आए हैं या सेकंड ग्रेड में आए हैं, तो इन किताबों से आ रहे हैं प्रश्न, और एक किताब से नहीं आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से ही सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो एक ही किताब लेकर बैठे। तो किताब इन अलग अलग पुस्तकों से आ रहे हैं, और उसके लिए मैंने कहा ना कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो हो सकता है कि आपको फिर ज़्यादा पुस्तकों की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर भी क्या है कि व्याकरण की कोई सीमा नहीं, पता नहीं कहीं से कैसा उदाहरण आ जाए जो हमने पहली बार देखा हो और वो प्रश्न सही नहीं हो पा रहा हो। तो मैं यही कहूँगा कि भली कोई सी भी परीक्षा हो, आरपीएससी की हो, कहीं की भी हो, कम से कम इन 3 किताबों को ध्यान में हमेशा रख रहे हैं, और इन्हीं से ही प्रश्न अधिक आने की जो है संभावना रहती है और आए हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रश्न इन्हीं किताबों में से अधिकतर आए हैं और उन्हीं को देखना है। जैसे ये वर्ण व्यवस्था है, कोश क्रम है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे के सारे और वाक्य विचार तक आपको इन 3 पुस्तकों में ढंग से मिलेंगे। अब करना क्या है आप लोगों को, ठीक है ना, इन 3 पुस्तकों में से कि अभी आपके पास बहुत समय है, साल भर का आप समय मान कर बैठिए। मैंने कहा ना, आप दूसरों से थोड़ा सा भिन्न तैयारी करने के बारे में विचार कीजिए, न कि वही का वही है, और अपने नोट्स तैयार कीजिए। और जो भर्ती परीक्षा की तैयारी करके बैठा है उनको नोट्स अपडेट करने में ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि उसके नोट्स में बहुत सारी सामग्री वही होगी। तो आप ऐसा कीजिए कि जैसे कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण है, तो आप इस व्याकरण में उलझिए मत, पूरा अंदर डूबिए मत। डूबेंगे तो फिर आपको कहोगे कि नहीं, ये तो व्याकरण इतनी भारी है, समझ में नहीं आ रहा है। आप एक टॉपिक उठाइए, आपके पास नोट्स हैं, और जैसे कोई भी ले लिया कि आपने वर्ण व्यवस्था ले ली, तो बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारी सामग्री जो होंगी, हो सकता है कि आपके नोट्स में लिखी गई हो और कामता प्रसाद गुरु ने लिखी हो, वो कॉमन ही हो, एक जैसी होगी, नया तो कहाँ से आएंगे। लेकिन जैसे ही आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते पता चले कि
इस पुस्तक में कुछ बातें जो है, कुछ ऐसे बिंदु जो है थोड़े भिन्न मिल रहे हैं, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए। उस किताब में तो हाईलाइट कीजिए ही कीजिए, अपने नोट्स में ऐड कीजिए, या फिर हो सके तो अच्छे से, आपके पास टाइम हो तो बढ़िया से एक संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लीजिए वापस से, ताकि जब भी परीक्षा नज़दीक हो और आप जब रिवीजन करो तो अपने नोट्स को ही पढ़ना है, वापस एक एक किताब उठाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि समय है और अच्छे से मेहनत कीजिए कि आप इन पुस्तकों को लीजिए, कोई भी एक टॉपिक उठाया और टॉपिक को इन 3 पुस्तकों में देखिए आराम से, और देखने के बाद जहाँ कहीं नई सामग्री लगे उनको अपनी डायरी में, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। तब जाकर थोड़ी विशेष तैयारी होगी, प्रश्न थोड़े अलग होंगे। नहीं तो मैं अभी कह रहा हूँ कि एक किताब लेकर बैठ जाओगे, जब उसमें से प्रश्न नहीं आएंगे तो आपकी दशा वही होगी जो घूम फिर के 1 साल के बाद जैसे शुरू में थी, और वापस वही के वही कि नहीं मेरे प्रश्न सही नहीं हो रहे। ठीक है ना? तो सही तभी होंगे कि हम जितनी हो सके, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप हमेशा, हर अभ्यर्थी के जो पिछली भर्ती परीक्षा में जो आपका नॉलेज है, आपकी समझ है, उसकी जो आने वाली भर्ती परीक्षा है उसमें आपका वृद्धि ही होनी चाहिए, बढ़ोतरी ही होनी चाहिए। नहीं तो उन्हीं नोट्स को लेकर आप बार बार पढ़े जा रहे हो और नहीं प्रश्न आए तो आप, मैंने कहा ना, उसी स्थान पर घूमकर वापस आ जाओगे जिस स्थान पर पहले थे। तो करना यही है कि ये पुस्तकें लाइए कम से कम, मैंने कहा ना, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है इनसे, और न ये मेरे कोई सगे संबंधी है कि मैं इन्हीं की पुस्तक सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे प्रश्न आ रहे हैं। इसीलिए अब जैसे आप ये प्रश्न देखोगे, तत्सम तद्भव विदेशी, जो इस बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आए, और ये प्रश्न आए तो आप देखो इस शब्द अर्थ प्रयोग में वो पढ़े हैं सारे के सारे। आपके ये विदेशी शब्द जो है ना, ये विदेशी शब्द आए थे, प्रश्न आए थे, वो आपके आधुनिक हिंदी व्याकरण वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक में पढ़े हैं। तो आप वहां से उसको ठीक से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो जितनी सामग्री आप पढ़ोगे करोगे, आपका नॉलेज उतना ही थोड़ा व्यापक होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जैसे परीक्षा में कोई प्रश्न आ गया, और प्रश्न आ गया तो वही का वही हूबहू इस पुस्तक से आए, लेकिन एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं ये तो सही नहीं है क्योंकि इस पुस्तक में लिखा हुआ था, 2 ऑप्शन के बारे में मुझे नहीं जानकारी है, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो हमें कई बार ऑप्शन से भी प्रश्न को सही करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूं कि 3 पुस्तकें ये हो गई, और ये छोटा गुटका तो अब लगभग मुझे लग रहा है कि सबके पास होगा ही होगा, शुद्ध हिंदी का। और इसमें से आप यहाँ देखोगे, मैंने यहाँ लिखे भी हैं कि किस भाग से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। तो आप यहाँ देखोगे ना, तो शब्द और वाक्य शुद्धिकरण से 10 प्रश्न आए इस बार। 50 में से 10 प्रश्न तो केवल शब्द और वाक्य शुद्धि के थे। तो इस पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? एक छोटी सी पुस्तक आती है। पहले ही तो ये होता था कि हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ कम से कम ऐसे टॉपिक हुआ करते थे जिसमें से प्रश्न कम से कम सही होने की संभावना रहती थी। बाकी सारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कम से कम क्या आ रहे हो कि लोकोक्ति और मुहावरे में तो सही किया ही जा सकता है। लेकिन अब आरपीएससी खोज कर ऐसे लोकोक्ति और मुहावरे दे रही है, और उसके अलावा ऑप्शन ऐसे समान होते हैं कि वहाँ पर भी हम जो है ना गड़बड़ कर ही बैठते हैं। अब मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए मैं अभी कहूँगा कि जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं वो किताबें नहीं पढ़ी जा सकती, बहुत बड़ी है। जो आपने, मैं नाम पहले भी बोला था कि हिंदी मुहावरा कोश और हिंदी लोकोक्ति कोश, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ठीक है ना? पहली बात तो ये ऑफलाइन जो है ना मार्केट में मिलनी बहुत मुश्किल है। कहीं पुराने ग्रंथ कहीं पढ़े हो तो अलग विषय है, बाकी पीडीएफ ही मिलती है, और उसको एक अभ्यर्थी क्लियर नहीं कर सकता, इतना नहीं पढ़ सकता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मुहावरे और कहावतों के लिए कम से कम हरदेव बहारी ने ये जो शुद्ध हिंदी में, ये इस हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग में पीछे मुहावरे और कहावतें दी है, उसको पढ़िए। इसके अलावा आपके पास कोई भी पुस्तक है, कोई भी गाइड है, उसके पीछे भी अगर दे रखे हैं तो भी उसको पढ़िए। लेकिन पहले कम से कम इन पुस्तकों को ठीक से पढ़िए, ताकि हो सकता है कि एक भी ऑप्शन जिसको आप पहचान पा रहे हो और आपको पता है कि ये या तो सही है या तो गलत है, उसके आधार पर भी कम से कम प्रश्नों को सही किया जा सकता है। तो मैंने आप यही कहूँगा कि जैसे ये लिंग वचन कारक वगैरह, ये कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से बहुत बार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, संज्ञा सर्वनाम सबके भी आपको मिलेंगे, और वाक्य विचार के तो विशेष रूप से कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक को देखना चाहिए। अब कुछ ऐसे हैं जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है,
ठीक है ना। अब मैं आपको कहूँगा कि इन सब पर भी एक अलग अलग पुस्तकें आती है, लेकिन मैंने कहा ना कि अभ्यर्थी की पहुँच नहीं है कि वो पर्यायवाची के लिए एक अलग से पुस्तक ले। हिंदी पर्यायवाची कोश जो है ना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की एक पुस्तक और आती है। अब वो कहाँ इतना पढ़ने जाएंगे जिसमें पर्यायवाची भी है और आपके ये भिन्नार्थक भी मिलेंगे, ये अनेकार्थक वगैरह ये सब वहाँ से मिलेंगे, लेकिन हम उनको इतना गहरे में नहीं पढ़ सकते। तो मैंने कहा ना कि आप उस समय ये हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हो गई या फिर जो RBSC की किताब है वहाँ से जितने हो सके कवर करने का प्रयास कीजिए, और ऑप्शन के माध्यम से ही प्रश्न जो है ना कई ऐसे होंगे जो ठीक होने की संभावना है। तो इनको तो हमें जो पहला भाग है वर्ण विचार ये सब चीज़ें, इसको तो कॉन्सेप्ट को ठीक करना ही करना है। जहाँ गड़बड़ आ रही है, जहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, जहाँ डाउट आ रहे हैं, उनको पहले ठीक करना है। और ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं या फिर इतनी सामग्री इसकी नहीं मिलती है, तो इसमें जो है मैंने आपको कहा है कि जैसे तत्सम तद्भव और विदेशी के लिए आप तत्सम तद्भव आप आराम से ही शब्द अर्थ प्रयोग में जो लिखे हुए हैं उनको पहले ठीक से पढ़ लीजिए। और हो सकता है कि एक आधा कोई प्रश्न ऊपर नीचे आए तो वो तो सबके लिए होगा कि किसी को नहीं आ रहा होगा, पर हमारी अप्रोच कितनी कहाँ तक पहुँच पाती है उसको लेकर कोशिश कीजिए। इसीलिए हिंदी व्याकरण के लिए मैं अभी से कहूँगा कि ये जो 3-4 पुस्तकें, शुद्ध हिंदी तो छोटी केवल इसके लिए है, बाकी ये 3 पुस्तकें हैं, इनको लाइए और अपने अनुसार उसको नोट करने का और अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि अंतिम समय में केवल रिवीजन ही हो सके, न कि इन तीनों पुस्तकों को वापस लेकर बैठना पड़े। तो अगर इस तरह की थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी होगी, थोड़ा सा आप भिन्न सोचोगे, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी। बाकी वाले बच्चे प्रश्न ढूंढते रह जाएंगे कहाँ से आए, और आप उन प्रश्नों को आसानी से सहजता से ठीक कर पाओगे। ठीक है ना। अब पैसे जाहिर सी बात है 3 पुस्तकें हैं और ज़्यादा पैसा भी नहीं है, ठीक है ना। 200 रुपये में आपके आराम से, उससे भी कम में कई पुस्तकें तो मिल ही जाती है, पर थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड बन रहे हैं, छोटी मोटी भर्ती परीक्षा नहीं है। अगर व्याख्याता बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके 2 रुपये खर्च होंगे ही होंगे, और उस हिसाब से जब पढ़ेंगे तो कहाँ दिक्कत आई है। अब दूसरा है भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिन दोनों में मिलाकर इस बार जो है ना 28 सवाल देखने को मिले थे। इसका मतलब इसका भी ठीक ठाक महत्व, ठीक ठाक या मतलब बहुत अच्छा महत्व है। ये भी कॉन्सेप्ट बेस जो है मैं कहूँगा, और जो भी अभ्यर्थी जिसने ठीक से कोचिंग नहीं की, नए अभ्यर्थी है, तो आराम से इसकी ढंग से कोचिंग कीजिए, टीचर से पढ़िए, नोट्स बनाइए और साथ में पुस्तकें रख के उसको अपडेट करिए, तो काम बनेगा। और जो अभ्यर्थी पहले से कोचिंग करके बैठा है और केवल सामग्री की कमी के कारण चयन नहीं हुआ है, तो फिर उनको सामग्री को अपडेट करना है। अब उसके लिए क्या करना है, मैंने कहा आपके ये शब्द शक्ति है। अब सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आया है, तो कुछ टॉपिक आपको वहीं मिलेंगे जो सेकेंड ग्रेड में हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इस बार नए जुड़े हैं। तो ये है भारतीय काव्यशास्त्र के टॉपिक, जिसमें आपको शब्द शक्ति, काव्य गुण, दोष वगैरह ये सब मिलेंगे। काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, ये आपके लिए सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आया है, तो ये पोर्शन आपको थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में केवल 3 टॉपिक है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत और लॉन्जाइनस का उदात्त जो तत्व है या उदात्त सिद्धांत है। ये 3 टॉपिक है, और हर भर्ती परीक्षा में एक एक प्रश्न इसमें से देखने को मिला है। फिर भी इनका भी कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आ सकता है कोई नहीं कह सकता, पर फिर भी जैसा कि पुराने प्रश्न हम देख पा रहे हैं, पिछले भर्ती परीक्षाओं के जितने भी PYQ आप कह सकते हो, उनसे ही घूम फिर के इधर उधर से प्रश्न आए हैं। तो इनके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए वो अभी मैं आपसे बात करूँगा। तो ये पुस्तकें हैं, ऐसा नहीं कि भाई सब की सब है, आपके पास पहले कुछ होगी भी। अब जैसे ये बेसिक है, कोई भी अभ्यर्थी है जिसके पास अलंकार पारिजात जो है ना वो पुस्तक होनी ही चाहिए, जो डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी की है। अब आप पेपर अपना मिलाकर देखोगे तो काव्य गुण, दोष वगैरह इन सब के उदाहरण इस पुस्तक से वैसे के वैसे आए जैसे इनकी किताब में लिखे हुए थे। तो इस पुस्तक में जितने भी उदाहरण आपको मिले अलंकार पारिजात में नरोत्तम दास स्वामी की, उसको उसी रूप में आपको नोट करें, हाईलाइट करें, या उसका दोहरान तो करना ही करना है। उसी के साथ एक और पुस्तक रखी जानी चाहिए जिसका नाम है रस अलंकार, छंद और अन्य काव्यांग। डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक आती है जो राजस्थान ग्रंथागार से आती है, इसको भी साथ में रखना चाहिए। जो रस के बारे में अलंकारों के उदाहरण इसमें ठीक से दिए गए हैं।
ठीक है ना। तो ये 2 पुस्तकें आपके बेसिक की है, भले नया अभ्यर्थी हो या पुराना हो, इसको ठीक से कर लेना है। अब एक पुस्तक है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी की, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की आए हो और आपके सामने काव्य लक्षण है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, ठीक है ना, ये जो टॉपिक नए जुड़े होंगे, या और सिद्धांत है, ध्वनि है, आपके रस सिद्धांत है, साधारणीकरण है, उसको इस किताब से पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। अब मैं आपको यही कहूँगा कि उदाहरण जो है ना इन पुस्तकों में कम मिलेंगे, और हो सकता है कि उदाहरण जो है ना पता नहीं कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि काव्य शास्त्र की कोई किताबें ऐसा तो है नहीं कि 3 से 4 किताबें हैं, और जो पेपर बनाएगा अब उसके पास पता नहीं कौन सी पुस्तक हो जहाँ से वो उदाहरण घूम के रख दे। तो इसके लिए मैंने कहा ना, अभ्यर्थी इतनी सारी पुस्तकें नहीं ला सकते। अभ्यर्थी का काम यही है कि उसका कॉन्सेप्ट किस स्तर का है और कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो इन पुस्तकों से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, और हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्न ऐसे उदाहरण के कुछ नए आ जाए जो आपको नहीं पता हो, तो वहाँ ज़रूर आपको परेशानी हो सकती, बाकी अधिकतर परेशानी होगी नहीं, क्योंकि 150 के 150 प्रश्न आपको नहीं आएंगे। हो सकता है कि 10 प्रश्न ऐसे विशिष्ट आए जो आपके नोट्स में नहीं, आपकी किताबों में नहीं है, लेकिन आपके पास 140 प्रश्न पड़े हैं, हम उन तक पहुंचने का प्रयास करें, ठीक है ना। और इस पेपर को लेकर, पोर्शन को लेकर, इसके अलावा ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की 2 पुस्तकें और आती है, पाश्चात्य साहित्य चिंतन और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र, एक है देवेंद्र नाथ शर्मा की और डॉक्टर निर्मला जैन की, और इनकी PDF मैंने पिछली बार टेलीग्राम चैनल पर भेजी थी, क्योंकि किताब बहुत बड़ी है और इसमें से आपके कम से कम 20-22 पेज ही काम के हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये दोनों पुस्तकें लेके आएँ, इन दोनों में से एक पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना, इनमें से, जिससे आपका ये जो 3 प्रश्न है, ठीक है ना, अरस्तु के दोनों सिद्धांतों का और लॉन्जाइनस वाला, ये आपके ठीक हो सकता है। और इसको लेकर मैंने कहा ना कि भाई काव्य शास्त्र के, तो स्कूल भर्ती परीक्षा जो अभी ये हुआ था ना, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 वाला पेपर जो था ना, अगर आपने उसको ठीक से देखा है ना वापस, तो मैं ये कहूँगा कि 28 सवाल जो आपके आए थे ना पाश्चात्य और उसमें से, उनमें से कम 25 सवाल तो आपको ऐसे मिलेंगे जो PYQ से ही आए हैं, और PYQ भी कौन से, RPSC के। अब कई बार अभ्यर्थी ये गलती करता है कि वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो सेकंड ग्रेड के ही PYQ लेके आएगा, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है तो फर्स्ट ग्रेड के लेके आएगा। नहीं, मैंने PYQ की एक PDF ग्रुप में डाल रखी है, जिसमें से सारे PYQ है, मूल पेपर है। तो आप भले ही सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, आपको सारे पेपर देखने चाहिए, और RPSC के जितने भी प्रश्न अगर काव्य शास्त्र के आ रहे हैं उन सबको देखना चाहिए, जिससे ये सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं अगर आप गौर करेंगे तो, ठीक है ना। तो अगर आपने उन प्रश्नों को ठीक से पढ़ लिया था ना, तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कम से कम 28 में से 25 सवाल तो आपके सही हो सकते थे, जैसा कि मैंने उस पेपर का विश्लेषण किया था। तो अभी से कहूँगा, और मैं और कह रहा हूँ कि पाश्चात्य, ये भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जितने भी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली जितने भी PYQ है, भले RPSC के हो ये हो, उसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने प्रश्न सारे के सारे वो जो है वो संकलन कर लिए हैं, मैं बैठ के उसके नीचे व्याख्या लिख रहा हूँ। थोड़ा समय लग रहा है, कई अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि आप वो पुस्तक कब आ रही है, कब नहीं आ रही है। देखो, आने को तो मैं 15 दिन में ही जारी कर दूँ, ठीक है ना, पर बात यह है कि अगर ढंग से उस पर काम किया जाए, क्योंकि डेली के मैं 2 से 3 घंटे ही दे पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, और उसमें से भी जितने भी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ कि वो प्रश्न कहाँ से उठा है उसी के आसपास की सामग्री वापस उसके नीचे रखने का प्रयास करूं, ताकि फिर से कहीं उसके आसपास का कोई प्रश्न आ गया तो आपके कोई गलत नहीं हो। तो अच्छी सामग्री आने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी से तो ऐसा तो है नहीं कि आप हाथों हाथ कोई रिवीजन करोगे। पहला तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो आप आराम से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और फिर जैसे ये किताब आएगी या आपको जो भी PYQ मिलेंगे, ठीक है ना, उन PYQ को आराम से देख लेना, उसके नीचे की व्याख्या पढ़ लेना। क्योंकि पिछली बार मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र की PYQ भेजे थे आपको ग्रुप में, जो बच्चा जुड़ा हुआ वो जानते हैं, तो उसका पहला ही प्रश्न रिपीट हो रहा है, और बाकी 2 प्रश्न भी आपको इसी PYQ में मिल गए थे। हिंदी भाषा के प्रश्न भी आपको इस प्रकार से आपको उसमें मिल गए थे। तो जब मेहनत की जाती है ना ठीक से, तो समय लगता है, तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है ना, और मैं आपको
गारंटी देता हूँ, ये कह सकता हूँ कि वो PYQ और उसके नीचे की जो मेहनत की हुई ना उस प्रश्नों की, वो आपको नहीं मिलेगी कहीं इस प्रकार की मेहनत, क्योंकि इतनी सब पुस्तकों को देखना, पढ़ना और वापस उसके नीचे सामग्री को रखना थोड़ा समय लग जाता है। तो मैं आपसे समय मांग रहा हूँ कि थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि परीक्षा अभी साल भर, मुझे लग रहा है कि साल भर तक आपके पास समय है। तो मुझे आप कम से कम 1 या 1.5-2 महीने के अंदर अंदर मैं कोशिश करूँगा कि वो पुस्तक आपके पास आ जाए और आप उसको ठीक से पढ़िए। तो ये पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र के जो 28 प्रश्न आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपके कोई गलत होने की संभावना रहेगी। और मैंने पहले ही कहा है कि इसमें से जितने भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो थोड़े से कठिन पड़ रहे हैं, क्या नए हैं, इन सबको भी मैं विषय वस्तु सहित आपको उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सामग्री भी आराम से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और यहाँ आकर आराम से समझा भी दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। तो आप जो है ना, तब तक ये काम कीजिए कि आप इन पुस्तकों से ठीक से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कीजिए। ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। तो सारी नहीं लानी, इन दोनों में से एक ला सकते हो, और ये दोनों भी नहीं लाओ तो कम से कम ये ऊपर वाले 3 लेके आ जाना, तो भी आपका कम से कम, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि 80% काम हो ही जाएगा। और बाकी कुछ आपके पास कोई भी गाइड पड़ी है, मैंने पहले ही कहा है, मैंने कहा ना, हमारा काम है सिलेक्शन करवाना। मैं किसी गाइड के विरुद्ध नहीं हूँ या क्योंकि सब अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पहला जो पेपर दिया है पिछला वाला, और आपके प्रश्न उस पुस्तक में, उस गाइड में पढ़े हैं, तो ठीक है, आप उसका भी अध्ययन साथ में करते जाइए। बाकी जो है सामान्य रूप से यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। अब है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें से 32 प्रश्न आपके आए थे इस बार फर्स्ट ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में तो बिल्कुल ही 10 प्रश्नों पर आ गया है हिंदी साहित्य के इतिहास। और सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं, अभी जो कोचिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं, तो उनको भी कहूँगा कि आप बाकी टॉपिकों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। साहित्य इतिहास के 10 प्रश्न आएंगे, आपकी सामान्य समझ होगी तो भी कम से कम 8 सवाल आप ठीक कर पाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब 32 प्रश्न है, तो मैं पहले ही कहूँगा कि आपने अगर अपने नोट्स बना रखे हैं, जो पुराने विद्यार्थी है या फिर कोई नया अभ्यर्थी जो अभी कर रहा है, तो पहली तो बात है कि आपके पास जो नोट्स हैं, उन नोट्स को पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं, आपके उस नोट्स से कवर हो जाएंगे। और 1-2 कथन ऐसे आएंगे जो किसी नोट्स में नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़ी जा सकती। तो उन नोट्स से आपका काम हो जाए, हम सिलेक्शन के निकट पहुंच जाए, हमारा काम हो जाए, बस उतना ही काम है। तो सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़िए, और फिर कहूँगा कि जो पुराने जो नोट्स हैं आप लेकर बैठे हो, या फिर इसके साथ साथ आप थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा कीजिए और उस नोट्स को थोड़ा थोड़ा अपडेट करते जाइए। और आप पुराने पेपर जब भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कवि महत्वपूर्ण है, किस भाग से प्रश्न अधिकतर आते रहे हैं। मैं पहले भी कहा कई बार कि हर कालखंड में कम से कम 4-5 कवि होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी इतने सब कवि नहीं। तो हमें ये करना है कि जिस कालखंड का जो कवि महत्वपूर्ण है उसकी सामग्री को ठीक कर लेना है। और बाकी मैंने कहा 1-2 सवाल अगर ऊपर नीचे आएंगे तो वो सबके लिए होगा, आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो अपने नोट्स, उस पर भरोसा करना है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास, मैं हमेशा कहूँगा कि ये 2 पुस्तकें आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठा है, तो इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमारे पास कम से कम 2 सामग्री या 2 संदर्भ पुस्तकें हैं, इसको देखा और अपना डाउट क्लियर कर दिया। क्योंकि कंपटीशन में जितने डाउट क्लियर होंगे ना, उतना ही कॉन्सेप्ट अच्छा बैठेगा। तो ये 2 पुस्तकें मुझे लग रहा है कि हर अभ्यर्थी के पास होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसको बिल्कुल लाइन से लाइन पढ़िए। अगर आप नोट्स पढ़ते समय आपको कोई डाउट हो गया, कहीं कोई सन में लिखा हो उसमें गड़बड़ हो गई, कोई रचनाओं की संख्या में हो गई, या कोई रचना है उसमें कोई हुआ, तो कम से कम आप इन पुस्तकों को खोलकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और उसमें से है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब। अब शुक्ल जी हिंदी साहित्य के लिए क्या महत्व रखते हैं आप सब जानते ही हैं। तो इनका साहित्य इतिहास आपके पास होना ही चाहिए, पुस्तक होनी ही चाहिए एक, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो तैयारी कर रहा है वो फर्स्ट ग्रेड की करेगा, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है कल को एपी की ओर बढ़ेगा। तो ये पुस्तकें कहीं नहीं जाएगी, काम की ही है,
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, पहली है हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरी है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है। इस पुस्तक को भी साथ में रखिए, कॉन्सेप्ट वाले इनमें भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। बाकी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी जो है ना ये उद्भव और विकास आती है, ले आओ तो अच्छी बात है, क्योंकि पिछली बार जो है ना वो 2 कथन वहाँ से आए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास वो किताब होती भी ना तो भी वो कथन सामान्यतः सही नहीं हो पाते। मतलब आपको नहीं पता चलता कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, बस हाँ ऐसे ही गप लगा कर तुक्का लगा कर किया जाए तो वो अलग विषय है। क्योंकि कथन जो है ना कई बार तो प्रसिद्ध आ जाते हैं और कई बार जो है ना चलते फिरते कोई कथन दे दिया वहाँ से हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये 2 किताबें रखिए अपने पास, और ये भी 2 नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, ये हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है ना गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का, ये रख लीजिए। अगर आपको रट के ही परीक्षा पास करनी है, कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, तो ये 32 प्रश्नों में से मैं ये कह रहा हूँ कि 25-26 प्रश्न आपको इसी पुस्तक में से मिल जाएंगे। कथन नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी सारी सामग्री आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। हाँ, गद्य जो भाग है उसमें से अभी 5 से 7 सवाल आते हैं, जो इसमें निबंध है, नाटक है वगैरह, उसके लिए अगर आपको ठीक से सामग्री नहीं मिल पा रही है तो मैं यही कहूँगा कि यह गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की जो पुस्तक आती है उस पुस्तक को आपको ठीक से देखना है, करना है। इसमें से गद्य से प्रश्न बाहर नहीं गए। अब गद्य में एक दिक्कत आती है कि कौन से, इतने सारे लेखक हैं, इतने सारे नाटक लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, तो महत्वपूर्ण कौन से, उसकी पहचान होगी पीवाईक्यू से। आरपीएससी किसी लेखक के बारे में पूछ रही है या किसी लेखक को उन 4 ऑप्शन में स्थान मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो लेखक आरपीएससी की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। तो उनसे संबंधित वापस आपको क्या करना है कि जैसे नाटक का कोई प्रश्न आ गया है और किसी एक का नाटक पूछा और 3 लेखक और बैठे हैं, तो आपको बाकी 3 लेखकों के नाटक को भी साथ में देख लेना चाहिए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो अथाह भरे पढ़े यहाँ कितना तक रटोगे। तो पीवाईक्यू मदद कर देते हैं कि समझने में कि प्रश्न को कितनी गहराई से जाना है, या फिर हमें जो भाग पढ़ रहे हैं उसको कितना गहराई से पढ़ने का प्रयास करना है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले अपने नोट्स पर भरोसा करें, और उसके बाद नोट्स को अभी बैठे समय खूब है उसको थोड़ा साथ में अपडेट करते रहना चाहिए। हिंदी भाषा और लिपि के हमेशा से 5 प्रश्न आए हैं, ठीक है ना, और इस बार भी जहाँ से प्रश्न आए हैं वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, उसके आगे शुरू में ही हिंदी भाषा उद्भव और विकास करके एक टॉपिक दिया है, और वो दिया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, वो लिखा भोलानाथ तिवारी ने है। इस बार के जो प्रश्न आए थे, 3 प्रश्न आए थे वहाँ से, और आराम से उसी पुस्तक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये नहीं पढ़ सको तो आप हिंदी भाषा पुस्तक आती है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, हालांकि पुस्तक बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी अगर लाना चाहो तो इस पुस्तक को भी पढ़ा जा सकता है। और राजस्थानी की बोलियां या ये जो है ना वो भी आपको इस हिंदी भाषा वाली पुस्तक में ठीक से मिल जाएगी, क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। और मैंने कहा ना, मैंने आपको पीवाईक्यू भेजे थे, ये पीछे लिखे हुए हैं। हिंदी भाषा से संबंध में मैंने 100 प्रश्न आपकी पीडीएफ डाली थी ग्रुप में। उन 100 प्रश्नों को अगर ठीक से देख लोगे ना तो भी ये 3 प्रश्न जो आएंगे ना वो फंस जाएंगे। इसके अलावा मेरी इस बार भी कोशिश रहेगी कि हिंदी भाषा और ये जो है ना लिपि वाले इन टॉपिक के ऊपर जो भी सामग्री बन पड़े मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। खुद के नोट्स होंगे या कुछ भी होंगे, आपको इस बार थोड़ा, मतलब पिछली बार जितना था उससे और इस बार और थोड़ी सामग्री मिलेगी, तो ये इतना काम आपका हो जाएगा। अब सबसे अधिक अगर देखा जाए तो व्याकरण के बाद मैं आपको कहूँगा कि मेहनत की जानी चाहिए, तो वो है रचनाओं पर। ये निर्धारित रचनाएं जो पाठ है ना इसको लेकर, क्योंकि इसमें प्रश्न आते हैं 25, और क्या पता इस बार साहित्य इतिहास का पोर्शन और कम कर दे और रचनाओं के सवाल 30 के आसपास पहुंचा दे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें से आपके निर्धारित रचनाओं में से कबीर ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, ये सब चीज़ें लगी हुई है। अब इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको कोई किताब लाने की आवश्यकता नहीं, मतलब कोई गाइड लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी का नहीं पढ़ना है। इन सब के बारे में, मैं नया अभ्यर्थी हो या पुराना अभ्यर्थी हो, इन सब के जहाँ जहाँ जो टॉपिक है मैं अभी निशान लगा दूंगा, जैसे कबीर ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली की, भ्रमर गीत, बिहारी रत्नाकर, घनानंद कवित, राम की शक्ति पूजा, और यहाँ तक तो ये कम से कम 3 और 3 6 इनकी सामग्री तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको कहीं, मतलब आपसे 2025 में शायद मैंने डाली थी या 26 की शुरुआत में, वो पढ़ी है सामग्री। कोई किताब नहीं लानी है,
आपको क्या करना है कि जो जो टॉपिक वहाँ पढ़े हैं उनका प्रिंट आउट निकलवाइए और एक स्पाइरल कीजिए और उसको पढ़ते रहिए। मैंने कहा ना, प्रश्न अगर कहीं से आ रहे हैं जो हमारे पास सामग्री है तो उसी को पढ़िए। और ये सारे के सारे ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण व्याख्याएं थी, उनको पढ़िए। ठीक है ना। आप किसी गाइड में जाओगे, करोगे और वहाँ से प्रश्न बने नहीं बने इधर उधर से, इससे अच्छा है कि जो ऑथेंटिक सामग्री है उन ऑथेंटिक सामग्री को इकट्ठी कीजिए, प्रिंट निकालिए और स्पाइरल करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इतनी सामग्री तो आपको मैंने कहा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और बाकी रहा रामचरितमानस जो तुलसीदास जी का बालकांड है, इस बालकांड को गीता प्रेस गोरखपुर का एक छोटा टुकड़ा आता है, आपको उसको लाना चाहिए और इस बालकांड की व्याख्या को पढ़िए। खूब समय पढ़ाए आप, बालकांड की व्याख्या को कम से कम पढ़ लीजिए। तो भी जो अगर 3 सवाल आएंगे, इस बार क्या हुआ, अगर आप गौर करोगे तो लगभग हर एक में से 2-2 प्रश्न आए। ठीक है ना, ऐसे एक पैटर्न से चले हैं, पूरा का पूरा 2-2 प्रश्न आए हैं। ठीक है ना। तो अगर व्याख्या पढ़ लोगे तो भी आपका लगभग काम हो जाएगा, प्रश्न सही हो जाएगा। अब जैसे सेकंड ग्रेड में ये सवाल आया था जो पहाड़ उठाने वाला था, अगर किसी ने व्याख्या पढ़ी थी तो उसके गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। और बच्चे अधिकतर जो हनुमान जी करके आए, क्योंकि पहाड़ तो हनुमान जी ने उठाया। अरे भाई, बालकांड आप जब व्याख्या पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हनुमान जी का उल्लेख ही नहीं है, जिक्र नहीं है, वहाँ रावण का उल्लेख है और रावण जो है शिव जी के कैलाश पर्वत को उठा रहे। तो मैंने कहा ना, आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वहाँ कम से कम हो क्या रहा है। और सेकंड ग्रेड में सवाल आया था कि कौन सा एक प्रसंग बालकांड में नहीं है, तो हमें ये पता तो हो कि ये बालकांड कहाँ तक है। ठीक है ना, बालकांड की अंतिम सीमा कहाँ तक है कि भाई राम जी के जीवन का यहाँ तक का हिस्सा जो है बालकांड में है, तो ये आपको पढ़ोगे तो पता चलेगा। इसीलिए ये जो चीज़ें जो मैंने टिक की है वो पढ़ी है। बालकांड आपको लाना है अपने अनुसार। और साकेत बहुत बड़ा मतलब सर्ग है, जाहिर से साकेत में भी ये जो है ना सर्ग, 9वां सर्ग, ये 9वां सर्ग बहुत बड़ा सर्ग है। अब इसको लेकर मैंने कहा अगर मैं आपको भेज भी दूं सामग्री तो भी प्रिंट निकलवाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक 100 रुपये के आसपास कोई किताब आती है जिसमें पूरी व्याख्या लिखी हुई हो। कोई हरीश प्रकाशन की भी किताब आती है, अलग अलग प्रकाशन आता है, आप कोई जिसमें मूल पद भी हो और व्याख्या भी हो। क्योंकि ऐसे कई व्याख्या वाली किताबें आती है जिसमें पद नहीं होता और केवल व्याख्या होती है, वो नहीं लानी है। मूल पद और व्याख्या सही दी हुई हो वो लाना और कोशिश करना, क्योंकि इसको भी जब भी समय मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। बाकी इसको लाना ही है आपका बंटी। ठीक है ना, मूल उपन्यास लेके आना। कभी भी कोशिश करना कि नाटक और उपन्यास, ही नाटक चंद्रगुप्त लगा हुआ है और उपन्यास, इन दोनों को पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़ना, मूल पुस्तकें लेके आना। मैंने कहा ना, तैयारी सिलेक्शन करवाना है भाई। ठीक है ना, टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो सिलेक्शन करवाना है तो आइए सामग्री लाइए। पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता, ना वहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, ना अंडरलाइन कर सकते हैं, ना वह महत्वपूर्ण कथनों को देख सकते हैं। इसलिए उस पुस्तक को लाइए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, तो ये आपको लाना ही है। ये कौन सा, एक चंद्रगुप्त नाटक और आपका बंटी, ये मूल पुस्तक लाना है। चंद्रगुप्त नाटक तो बिल्कुल 50 रुपये के आसपास एक छोटे सा पुस्तक आ जाती है, मिल जाती है। अब बाकी रही 4 कहानियाँ, कफन, गैंग्रीन, पुरस्कार और गदल। ये चारों कहानियाँ मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर। मैंने खुद उन कहानियों को लिख दिया है और वो कहानियाँ ये आपको पीछे दिख रही होगी, गदल। ये इस तरह से पूरी कहानी आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी। अब हो ये रहा है कि जो इंटरनेट पे भी और शायद मार्केट में जो गाइड चल रही है, किताबें चल रही है, या फिर आपने ऑनलाइन और कहीं से पीडीएफ देखी होगी कहानियों की, उसमें थोड़ा अंतर है। कई शब्दों में अंतर है, कई पंक्तियां जो है वो गायब है उसमें से। तो मैंने जो सारी कहानियां वापस से जो टाइप की है ना, वो मूल पुस्तकों से की है। अब जो ये गदल जो है रांगे राघव की, ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और रांगे राघव के किसी कहानी संग्रह में नहीं है। तो जैनेन्द्र कुमार ने एक पुस्तक का संपादन किया था जो साहित्य अकादमी की तरफ से प्रकाशित हुई थी, हिंदी कहानियां पुस्तक का नाम है। मैंने उसी पुस्तक से ये गदल कहानी वापस टाइप की है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द मैंने देखे जो
दूसरी पुस्तकों में भिन्न लिखे हुए थे, और इस पुस्तक में जो डॉक्टर जैनेंद्र कुमार ने संपादित की है उसमें भिन्न लिखे हुए हैं। तो मैं इसी को आधार मानकर, क्योंकि जब साहित्य अकादमी की ओर से जब कोई पुस्तक प्रकाशित हो रही है तो वो तो प्रामाणिक ही है, और उसी पुस्तक में से जो जो पंक्तियां हैं या फिर जैसी कहानी वहाँ दी गई थी वो वैसे ही कहानियाँ आपके सामने आएगी। तो ये कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा पोर्शन ये आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है कि कोई गाइड ही लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ये जो कहानी है, और केवल ऐसा नहीं कि मैं केवल कहानी ही भेज रहा हूँ, आप देखो कहानी, कोई भी कहानी है, ये आगे देखो, ये गदल कहानी है, तो हर पेज के नीचे आप यहां देख पा रहे होंगे उस कहानी में अगर कोई कठिन शब्द आया है, उस कहानी में कोई ऐसा तथ्य आ गया है, या फिर कहीं ऐसी समझाने वाली बात है, कोई भाव वाली बात है, उसको मैंने यहां नीचे ऐसे फुटनोट करके डाला। हर पेज के नीचे आपको कोई न कोई चीज ऐसे मिलेगी यहाँ फुटनोट में, और फिर यहाँ एक जैसे कोई भी ऐसे, जैसे यहाँ पीछे लिखा होगा 7 नंबर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ नीचे 7 नंबर देखना है कि 7 नंबर वहाँ वाला क्या कहना चाह रहा है। अब गदल कहानी ऐसी है कि इसमें आंचलिक शब्द भर के पड़े हुए हैं। कई टीचर ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं, उन शब्दों को समझाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, बस कहानी शुरू की अंत तक बस बोले जा रहे हैं। अब उसकी गड़बड़ी कहाँ हुई मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पिछली बार आपने गदल कहानी पढ़ी थी तो मैंने कई शिक्षकों को देखा जहाँ एक शब्द को लेकर वो बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। वो ये था तरा ऊपर, कि गदल की 3 पुत्रियां थी, एक थी तरा, एक थी चंपा और एक थी चमेली। तरा ऊपर मतलब आज्ञों से तरा ऊपर थी, इस तरह की। अरे उनको नहीं पता कि तरा ऊपर शब्द बुंदेली शब्द है, और इसका अर्थ होता है एक के बाद एक क्रमशः जो पैदा होते हैं उसको कहते हैं तरा ऊपर। और उन्होंने कह दिया कि ना, गदल की 3 पुत्रियां थी, एक का नाम था तरा, एक का नाम था चंपा और चमेली। तो मैंने यहाँ बिल्कुल ही नीचे आपके जो है ना व्याख्या दी हुई है। हर एक जहाँ कोई कठिन शब्द आएगा मैंने यहाँ फुटनोट्स में आपके रखा है। तो कहानियों को वहाँ से पढ़नी है और कहीं से नहीं पढ़नी है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा भी, और एक एक कहानी के एक एक पंक्ति का जो पीछे का भाव होगा उन सब की व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और जो भी समीक्षा है उन समीक्षाओं को हम ढंग से पढ़ेंगे। तो इस तरह से तैयारी करेंगे कि आने वाली परीक्षा जो होगी उसमें किसी तरह का हमारा, कम से कम जहाँ से हमने पढ़ा है वहाँ से प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है ना। तो मैं वापस जाऊँगा तो आपको कहूँगा कि जहाँ जो जो मैटर पढ़ा है उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको स्पाइरल करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा इनमें जिसने संपादित किया है, अब जैसे आपके कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने संपादित की है, तो उस पुस्तक की जो भूमिका होती है ना वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 चीजें महत्वपूर्ण और हो जाती हैं। एक तो जिस कवि ने लिखी है उस कवि ने अगर कोई बातें कही है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, या फिर जिस संपादक ने लिखी है और संपादक ने अगर कोई बातें भूमिका के रूप में कही है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हो सकता है वहां से एक आधा प्रश्न आए। तो इस बार मेरा ये प्रयास रहेगा, आप चिंता नहीं करनी है, कि कबीर ग्रंथावली की जो भूमिका है जो श्याम सुंदर दास ने लिखी है उनमें से जो तथ्य है महत्वपूर्ण उसकी एक PDF बना के ग्रुप में डाल दूंगा। उसी तरह से जायसी ग्रंथावली में शुक्ल जी ने 1 या 1.5 पेज में नागमती का वियोग वर्णन जो है ना उसके बारे में बात की है, जिसमें से AP में एक बार सवाल आ गया था, तो उसको लेकर भी जो है ना तथ्य होंगे आपके ग्रुप में आ जाएंगे। बाकी बिहारी रत्नाकर में है नहीं, भ्रमर गीत की जरूर थोड़ी आगे भूमिका दी है शुक्ल जी ने, वहां से हो गया, या जहां से भी कहीं हो। इस पोर्शन में इस बार आपके किसी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दूंगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है और ढंग से पढ़ना है। मैंने कहा ना ये कहानियाँ हैं, इन कहानियों की व्याख्या, विश्लेषण और इसके अलावा पात्र परिचय, ये सब चीज़ें तैयार हो रही है, चिंता मत कीजिए। और उसका कोई पैसा नहीं है, आपको PDF के रूप में ही ग्रुप में मिलेगी, चिंता मत करना। और थोड़ा समय लगेगा, मैंने कहा ना रातों रात कोई चीज़ नहीं हो सकती, और रातों रात अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है इसका मतलब कोई मेहनत नहीं की जा रही है, और बस ऐसे ही इधर से उधर कॉपी और पेस्ट करके ये डाल दिया। और यहाँ जो है ना मैं एक एक शब्द को वेरीफाई करके उस मूल पुस्तक से और फिर ये टाइप हुआ है। और ये टाइप मैं अभी कह रहा हूँ किसी ऑपरेटर ने नहीं किया, मैंने स्वयं किया है, इसलिए त्रुटियाँ बहुत कम रहने की संभावना है। अपने चैनल पे मैं कोई भी सामग्री डालता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई टाइप मैं किसी और से टाइप करवाता ही नहीं हूँ। मैं खुद घर पे बैठता हूँ गोदी में लैपटॉप लेकर और उसमें से बैठा बैठा मैं खुद टाइप करता हूँ।
नहीं तो मैं किसी ऑपरेटर को दूंगा, वो कुछ त्रुटियां छोड़ेगा, मुझे वापस वेरीफाई करनी, वापस उसको दूंगा, उसको सुधार कर वापस मेरे पास आएगी, इतना समय जाएगा कि और इसीलिए आजकल जो पुस्तकें आ रही है उसमें, क्योंकि जो लेखक होता है वो खुद इतनी मेहनत नहीं करता, वो कोई टीम लगा देते हैं, बैठे हैं और वो जो है सब टाइप कर रहे हैं और बस उन लेखक का नाम ही छपेगा, उनको पता ही नहीं है कि वहाँ क्या मैटर गया है। तो जो परीक्षा में सवाल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर आपके जो भी मेरी तरफ से मैटर तैयार होता है ना, वो कहीं से भी कोई इधर उधर से कॉपी नहीं होता है। मैं खुद उसको 2 बार पढ़ता हूँ, 3 बार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, विश्लेषण करके खुद टाइप करके फिर आपके ग्रुप में डालता हूँ। इसलिए अभी समय है, आप बाकी पोर्शन पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर को अभी ठीक करने पर ध्यान दीजिए। और अभी बिल्कुल ही बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो एक तो ये काम कर लीजिए कि ये जो चंद्रगुप्त नाटक है या फिर आपका बंटी है, ये बहुत बड़े हैं, इनको अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और पढ़ते समय अपने पास में पेन रखिए, अपने पास में हाईलाइटर रखिए, जहाँ कोई नया पात्र आया अंडरलाइन किया और उसको कहीं किताब में नोट किया, जहाँ कोई कथन आया उस कथन को अंडरलाइन किया, और उन सब कथनों को बाद में आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए। मैंने कहा ना, ये मेरी तरफ से मैं ये कोशिश करूँगा कि ये सब चीज़ें करूँ। बाकी अगर कोई ढंग से तैयारी करता है ना, वो खुद मेहनत करता है, वो किसी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि सारी चीज़ें बनी बनाई करी कराई नहीं मिलेगी। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ। बस आप तो ये हो कि भाई मिल जाए, कहीं टेलीग्राम चैनलों पर घूमते रहेंगे और कहीं एक जगह पे मिल जाए, बस वहाँ मिल गई, पढ़ लिया, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, आप वहाँ तक पहुँच पाओगे एक स्तर तक, और उसके बाद जब लिस्ट आएगी तो फिर चल लगेगा कि नहीं अरे यार इतने कम पड़ गए, वो पड़ गए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो कोई ज़्यादा मेहनत की नहीं। जब भी कोई एक किताब एक्स्ट्रा लाने की बात की जाती है तो कि नहीं ये नहीं लाई जाएगी, ये हो नहीं सकता। तो भाई फर्स्ट ग्रेड बन रहे हैं, मैंने कहा छोटी मोटी भर्ती परीक्षा की तैयारी हो नहीं रही है, ठीक है ना। और जब व्याख्याता बन रहे हैं तो व्याख्याता बनने के लिए आपका नॉलेज भी तो वाइड होना पड़ेगा ना, थोड़ा व्यापक करना पड़ेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा शास्त्र और ICT के 10 प्रश्न आते हैं, हमेशा से आते हैं, और इसके लिए ऐसे तो खूब सारी अलग अलग किताबें आती, पर मैं नहीं कहूँगा कि आप उन किताबों को पढ़िए। आप इसके लिए मैं कहूँगा कि कोई सी भी आपको लगे वो गाइड ले आइए, भली कलाम की मिले या फिर धीर सिंह जी की मिले, किसी की भी मिले, आपका काम हो जाएगा। इन 10 में से हो सकता है कि 7 से 8 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, 3 प्रश्न अटपटे आएंगे, क्योंकि आप इसके लिए ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ने के लिए जाएंगे, बैठेंगे, तो हो सकता है कि बाकी वाला जो पोर्शन है ना, उस पर फिर आपका काम नहीं होगा। तो इसमें से अपनी अप्रोच 7 से 8 प्रश्न अगर सही कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही हो रहा है। तो इसके लिए मैं अभी भी कहूँगा कि पुराने प्रश्न उन गाइडों में भी होते हैं, या फिर आप RPSC के प्रश्न भी निकाल सकते हो, उन प्रश्नों को पढ़िए और किसी एक गाइड से आपका काम हो जाएगा। इसलिए इसके लिए मैं कोई स्पेशली किताब लिखने की जो है ना लिखूँगा नहीं, और आराम अपना काम हो जाएगा। तो ये था कौन कौन सी सामग्री और अपने किस तरह से थोड़ा थोड़ा अपडेट करना है, क्या करना है, ठीक है ना। और अब अभ्यास के लिए किस किस प्रकार का काम है, तो अभ्यास के लिए और कुछ नहीं है, RPSC के जितने भी परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र हैं 2025 तक के ग्रुप में पड़े ही हैं, और उसके बाद तो अब ये 2-3 पेपर और हुए हैं, उसको साथ में ऐड कर दो। और जितने भी थे मैंने एक PDF बनाकर और कई बच्चों के निकाली हुई है, आप उनको पढ़िए। अगर प्रश्न उनमें से नहीं आ रहे तो कहिए कि देखो ये सारे इतने पढ़ लिए और उसमें से प्रश्न रिपीट ही नहीं हो रहे। आप AP के पेपर उठा के देख लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड में आया कि नहीं आया, आप सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देख लीजिए, कहिए कि भाई नहीं देखो फर्स्ट ग्रेड में नहीं आया। एक दूसरे की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न इधर उधर से वापस आते रहते हैं। अगर 150 प्रश्नों में से 50 प्रश्न भी आपको इधर उधर से वापस मिल रहे हैं रिपीट होकर, तो क्या नुकसान है, क्या दिक्कत है। तो क्यों किसी मॉडल पेपर की ओर जाना, किधर पढ़ना, जब आपके पास मूल प्रश्न पड़े हैं। और जैसे ही आप RPSC के प्रश्न पढ़ोगे तो इससे क्या होगी, आपकी एक समझ भी हो जाएगी, आपको प्रश्न आने का तरीका भी पता चल जाएगा, और कितना गहरा पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो भी पता चलेगा। नहीं तो आप चले हैं माँ मैराथन की ओर और वहाँ टीचर अपने हिसाब से बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं नहीं, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, या फिर आपने कोई किताब लेके आए हो और वहाँ कोई स्तरीय पेपर नहीं होगा। स्तरीय पेपर तो RPSC के पेपरों में मिलेगा, और फिर आप उलझ कर रह जाओगे, कहोगे अरे यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, ये तो मुझे नहीं आ रहा, और इससे फिर और परेशान हो जाओगे। और जब परीक्षा की
पेपर आपके हाथ में आता है तो पता चलता है नहीं पेपर तो सरल है, बस भाषा थोड़ी इधर उधर कर दी गई है, कोई ज़्यादा नहीं था, और मैं भारी प्रश्नों में उन प्रश्नों में उलझा रहा, और ये प्रश्न तो बाकी इस किताबों से सामग्री से आराम से आ गए थे। इसलिए कहूँगा कि आरपीएससी के जितने पुराने प्रश्न हैं और सभी परीक्षाओं के उन प्रश्नों को एक तो पीडीएफ मेरे ग्रुप में पड़ी है, उसको डाउनलोड कर लेना, और अभी के जो 2025 या फिर ये जो 26 वाले ये पेपर हुए हैं ना, इनको भी साथ में ऐड करके पढ़ते जाओ। सभी विकल्पों का विश्लेषण करते जाएं, ये ध्यान रखना। जब भी अभ्यास, जब टाइम टेबल बनाए और आपने अभ्यास के लिए एक टाइम निकाला है, उसमें आप ये कीजिए कि जैसे कोई प्रश्न पढ़ रहे हो और वहाँ पूछा है कौन सा एक सही नहीं है और एक विकल्प है, इसका मतलब 3 सही आ गए, तो उन तीनों को जो अगर आपके नोट्स में नहीं है तो अपने नोट्स में लाइनें ऐड कर दो वहाँ के, ठीक है ना। मैंने कहा थोड़ा आपको अलग तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी बाकियों की तुलना में, नहीं तो एक बैच में 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, आप भी वहीं से कोचिंग कर रहे हो, वही सामग्री लेकर बैठे हुए हो, और हर एक में वो क्षमता भी नहीं होती कि जो कॉपी में लिखा हुआ वो सारा का सारा उसके दिमाग में आ जाए। तो जब सामग्री इतनी ही पढ़ी है आपने तो इतनी याद तो रहेगी नहीं, इतना भाग याद रहेगा। तो सामग्री थोड़ी सी वाइड पढ़ोगे तो आपकी समझ पड़ेगी, और कई ऐसे प्रश्न आएंगे जहां आपकी समझ आधारित ही आएंगे। जो तुक्के लगते हैं ना, गप्पे लगती है ना, वहां पर वो सही भी उसी के बैठता है जिसके समझ व्याप्त है। इसलिए इस सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखे हुए आगे तैयारी करना। और फिर भी अगर कोई बड़ी किताब लाना चाहते हो तो यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है, आप पता ही है 13-14 हज़ार है, हालांकि वो अपडेट नहीं हुई है, 2020 तक ही उसके पेपर उसमें दे रखे हैं। पर मैं फिर भी कहूँगा कि यूथ पब्लिकेशन से पहले आपको अगर देखना है तो आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र ही देखने चाहिए, इसकी ओर बाद में बढ़िए। पहले ये कर तो लीजिए, फिर अगर आपको लगे कि आहा मुझे तो और चाहिए प्रश्न और चाहिए, तब यूथ की ओर बढ़ना, पहले कोई लाने की जरूरत ही नहीं। अब ये जो सामग्री थी, ये पाठ्यक्रम था, अपने हिसाब से मैटर तैयार कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपडेट कीजिए, और पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो कमियां रही है वो इस बार नहीं हो, ये सारी काम आपको करना ही है। अब कुछ बातें हैं, ठीक है ना, ऐसे तो बातें खूब सारी हैं कि भले इसको लेकर घंटा बीत जाए यहाँ पर, और लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं, मैं अभी भी कहूँगा कि एक नई ऊर्जा के साथ भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले आज सही बैठकर पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लीजिए, रखिए, एक टाइम टेबल अपना निश्चित कर लीजिए कि पूरे दिन में आपके पास कितने घंटे हैं, काम वाम सब निपटाने के बाद आपके पास इतने घंटे शेष बचते हैं, और उसमें से फर्स्ट पेपर को सुबह करूं, सेकंड पेपर को शाम को करूं, ये सब बैठ के एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम टेबल नहीं होगा तो दिशा नहीं मिल पाएगी, और फिर जो है ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 4 महीने से लगा हुआ तो हूँ लेकिन कुछ नॉलेज में वृद्धि नहीं हो रही है, कुछ बढ़ नहीं रहा है। तो उसके लिए आप एक प्रॉपर टाइम टेबल का निर्धारण कीजिए और पाठ्य सामग्री अभी से इकट्ठी कर लीजिए। मैंने कहा ना, टेबल सजाइए, बैठिए, रखिए पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, टाइम टेबल, और जाकर बैठ जाइए, और अभी से एक नई ऊर्जा के साथ में लग जाइए। कोचिंग में भरे पड़े होंगे लड़के, आप उनकी ओर देखिए मत, कह रहे हैं वो इतना कोचिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कोई नहीं। ये सब मैंने कहा ना कि पूरे राजस्थान में कितने लड़के कोचिंग करते होंगे, लेकिन एवरेज वही रहता है। और थोड़ा सा कोई विशेष सोचता है, करता है, या अपने नोट्स के बारे में बात करता है, लिखता है, करता, तो सिलेक्शन का हो जाता है। कोई भी लड़का हो, आप भले सिलेक्शन वाले को उठा के पूछ लीजिए किसी को, कोई भी किसी एक पर भरोसा करता ही नहीं। वो किसी एक जगह कोचिंग कर भी रहा होगा ना, तो भी वो इधर उधर से ताका झाकी करके टॉपिक जहां उसके कमजोर पड़ रहा है वो उसको कवर करने का प्रयास करेगा, क्लियर करेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक ही संस्थान में संभव है ही नहीं कि वो हर पार्ट पर उतनी ही मेहनत करें। किसी का साहित्य इतिहास अच्छा होगा, किसी के व्याकरण अच्छी होगी, किसी का काव्य शास्त्र अच्छा होगा, या किसी का आईसीटी अच्छा होगा, ऐसा करके सब में ये सब मिलावट चल रही है हर कोचिंग संस्थान में। तो आपको देखना है कि आपका पोर्शन कहाँ गड़बड़ हो रहा है और मुझे कहाँ से पढ़ना है, बात खत्म होती है। मैंने कहा सिलेक्शन करवाना है, उस चीज को ध्यान में रखना है। तो तैयारी में अभी से लगना है। पिछली भर्ती परीक्षा में जो जो गलतियां हुई है उन गलतियों को पहले तो देखिए और उस पर अभी से काम करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। कौन क्या कर रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, करने दीजिए जिसको कोचिंग करना है करना है, 4 बार पढ़ने दीजिए।
आपके तो जो गड़बड़ हो रही है मैं तो वही करूँगा। मैंने कहा ना, युद्ध में बंदूकों की ज़रूरत है तो बंदूकें ही लाऊंगा, ना कि मैं वही तलवारों को वापस धार देना शुरू करूँ। अपनी एक्यूरेसी को ठीक करना है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि एक तो ओवर अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होता तो ओवर अटेंड हो जाता है और डर रहता है। और दूसरा है कि जब कॉन्सेप्ट अच्छा हो पाएगा तो ही एक्यूरेसी बैठेगी, क्योंकि इन 4 विकल्पों में से तय है कि हमें तो यही है, क्योंकि मेरा तो कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसलिए हमेशा कहूँगा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, रटने की ओर ध्यान मत दीजिए, जिससे एक्यूरेसी स्वतः ही ठीक हो जाएगी। और किसी एक नोट्स के भरोसे नहीं रहें, बल्कि खुद अपने हिसाब से अपडेट करते रहें। ठीक है ना? तो इस बार रिजल्ट आने दीजिए आप सेकंड ग्रेड का या फिर और किसी का। इस बार आपको कई टॉपर से मिलवाता हूँ, इंटरव्यू लेंगे हम, पॉडकास्ट वगैरह कुछ करने का प्रयास रहेगा, उनकी भी आपको रणनीति बताऊंगा। और फिर भी कहूँगा कि देखो, रणनीति सबकी अपनी अपनी होती है। आपकी अपनी परिस्थितियाँ हैं, आपकी अलग रणनीति होगी, उसकी अपनी परिस्थितियाँ रही है, उसकी रणनीति अलग होगी। हाँ, रणनीति होती है, परीक्षा को कैसे पास किया जाए उसको लेकर कुछ जो है ना रूपरेखा तो होगी, पर एक जैसी नहीं हो। तो आपको अपने अनुरूप अपनी क्षमताओं को पहचानना है, आपको अपनी परिस्थितियों को देखना है और उसके हिसाब से सारी सामग्री, टाइम टेबल, ये सब सेट करने का प्रयास करना है। अपने कॉन्सेप्ट और डाउट को क्लियर रखें, ये विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि इस तरह से पढ़िए कि किसी और को पढ़ा सकें। पढ़ना इस तरह से, आपको कोई भी पूछ ले कि इस टॉपिक को मुझे समझाओ तो, और आप उस टॉपिक को समझा ही नहीं पा रहे हैं, 2-3 पंक्तियों के बाद में आपका मुंह बंद हो जाता है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था, आप समझा ही नहीं पा रहे हो। तो हमेशा ऐसे पढ़िए कि किसी और को पढ़ा सके। तो डाउट क्लियर हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और डाउट के लिए जहाँ कोई सिलेक्शन हो रखा है अभ्यर्थी, उससे पूछिए, किसी टीचर से पूछिए, किसी और से पूछिए। डाउट वाले कोई मैसेज मेरे पास आते हैं, जैसे कोई प्रश्न को लेकर है, तो मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करता ही हूँ। ठीक है ना? बाकी मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं कि सबको देख ही नहीं पाता, और रात को 1-1:30 बजे तक फ्री हो नहीं पाता, टाइम मिलता है तो फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए कई बच्चों को लगता होगा कि पता नहीं जवाब नहीं दे रहे हैं। और कोई बच्चा जो जेन्युइन प्रश्न करता है, एक बार उसने किया, सुबह किया, और शाम तक उसका जो है ना मैसेज चला जाता है 30वें नंबर के आसपास, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते वापस। खैर, ये ध्यान रखिए कि अपने कॉन्सेप्ट डाउट को क्लियर करना है, और पिछली भर्ती की तुलना में ज्ञान और समझ दोनों में वृद्धि होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हमें उतना ही नॉलेज है जितना 2025 में था, और 2026 में भी 1 साल तैयारी करने के बाद इसका मतलब हम कुछ भी नया नहीं पढ़े हैं, उन्हीं को वापस कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अलग पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि हर साल परीक्षा का पैटर्न बदलेगा, तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा बदलते रहना पड़ेगा, एक जैसा हो भी नहीं रहा है। ठीक है ना? और बाकी है कि टेलीग्राम हो गए या अन्य चैनलों से सिलेक्शन नहीं ढूंढने हैं। आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 टेलीग्राम चैनलों से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। किसी का भी चैनल हो, टेलीग्राम चैनल थोड़ी सिलेक्शन करवाएंगे। वहाँ उन्होंने आपको कोई सामग्री दे दी, आपको सामग्री को लेकर पढ़ना आपको है। और कई अभ्यर्थी होंगे, कोई 50 टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, फला टीचर से जुड़ा होगा, फला टीचर से जुड़ा होगा, वहाँ से वो है। अपने दिन का मैंने कहा 80% समय तो वो टेलीग्राम चैनलों पर ही बिताता है। नहीं बिताना है, पूरे दिन में शाम को एक बार देख लो। और इसके अलावा आप इतने टेलीग्राम चैनलों पे घूम गए, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ काम का है, कहाँ नहीं है। एक आधा कोई टेलीग्राम हिंदी की सूचना देने वाला या फिर आरपीएससी की सूचना देने वाला हो, और एक आधा कोई टेलीग्राम दूसरा हो जिसमें थोड़ा बहुत हिंदी के कुछ आ जाए, बात खत्म होगी। कोई ज़रूर थोड़ी कि 100 के 100, 50, 30, 40 जो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हो। और उन चैनलों से दूर ही रहना है जहाँ पर चैट ओपन हो, जहाँ बहस की जा सके, उसको तो ज्वाइन ही नहीं करना, बल्कि लेफ्ट हो जाना है। क्योंकि वहाँ इतने फालतू कचरे वाले जो है ना प्रश्न होंगे, या बच्चों के ये होगा वो होगा, आप परेशान हो जाओगे और आपको इतना भारी कंपटीशन नजर आएगा, ऐसा लगेगा अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तैयारी तो ये लोग कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा उछलने वाले कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, लास्ट में वहीं के वहीं रह जाते हैं। शांति से अलग रहिए, और ये कंपटीशन जो वास्तविक है उसको देखिए, ना कि ये फालतू जो कंपटीशन आपको जबरदस्ती का आभासी जो दिखाने का प्रयास हो रहा है वो चीज़।
इसलिए ओपन चैट वगैरह उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना है कि आप अपनी कोई बात रख सको वो। पर कई अभ्यर्थियों की आदत है कि जहाँ रोज का कुछ ना कुछ आ जाए, अरे ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न आ जाए, बढ़िया काम हो गया, अरे ये नया प्रश्न आया, मैं तो इसको पढ़ना चाहिए, मुझे पता ही नहीं था। तो आपके ऊपर है हालांकि, पर मुझे ये लग रहा है कि ऐसे चैनलों से दूर रहना चाहिए और थोड़ा अपने आप को सकारात्मक रहकर काम करना चाहिए। ठीक है ना, कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मेरा क्यों नहीं हो सकता, मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, और मेरे जो कमज़ोर भाग है उसको लेकर मैं अच्छा करूँगा और जैसे पिछली गलतियाँ रही उनको ठीक करूँगा, तो जाहिर सी बात है सब हो सकता है। और थोड़ा गंभीर हो जाइए, जीवन में भी गंभीर होना है और तैयारी को लेकर भी गंभीर होना है। ये सारी बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है ना, जो पोस्ट आप प्राप्त करने वाले हो उस पोस्ट के लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, उसको धारण करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आएगा। ठीक है ना, तो वही होता है। कभी कभी जब भी भक्ति काल में जिक्र आता है और बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर देवता अभी दर्शन क्यों नहीं देते, या वो अपने भक्त को ही क्यों देते हैं, तो मैंने कहा अगर देवता अभी ऐसी कि देवता अगर अभी तैयार हो जाए, आप चलते हुए अचानक देवता प्रकट हो जाए, हाँ बोल बेटा क्या होगा, तो आप फट के मर जाओगे, क्योंकि आप वो धारण करने के योग्य ही नहीं थे। या मैं कहूं कि आपको उठा के अचानक से कलेक्टर की कुर्सी पर बिठा दिया जाए और कह दिया जाए जा आपको बता क्या क्या करवाना है, तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। तो जो भी पोस्ट होती है ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी भी या पोस्ट भी उसी को प्राप्त होगी जो उसको धारण करने की क्षमता रखेगा, नहीं रखेगा तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ है कि हमें अपनी तैयारी ठीक रखनी है, हमें गलतियां दोहरानी नहीं है, हमें जितना हो सके अपना 100% देने का प्रयास करना है, और उसके बाद भी परिणाम में ऊपर नीचे आता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो बाद का विषय है। पर मैंने अपना काम किया, मैंने ये चीज़ें देखी। ठीक है ना, और बाकी तो मान लो पोस्ट कम होती है तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, पर कम से कम मैं ईमानदार रहा हूँ, इन चीज़ों को मैंने ठीक से पढ़ा और गलतियाँ नहीं दोहराई। तो यही था आज के लिए सेशन। और बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो हो सकती थी, पर इसको और लंबा नहीं चलाते हैं, और इतना ही आज के लिए आप काफ़ी होगा मुझे लग रहा है। और एक नई ऊर्जा के साथ में, नई तैयारी के साथ में जुड़ जाइए, और अगली भर्ती परीक्षा में आपको अपने जेब के ऊपर हरा पेन रखना ही है, और आपके जो सिग्नेचर है उसका महत्व होना चाहिए। तो है बात, तो है मज़ा। ये तो बस ठीक है, लगे हुए हैं तैयारी में, घूम फिर के कभी इधर माथा दिया, कभी उधर दिया, कभी ये भर्ती कभी वो भर्ती, ये चक्र चलता रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ ऐसा होगा अपडेट तो टेलीग्राम चैनल है ही अपना, तो कई साथी जुड़े हुए हैं, और कई साथी जो है वो उसके लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में भी होगी और आपके पिन कमेंट में भी होगी। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।